गुड आफ्टरनून। चलिए, पहले का सारा बैकलॉग कंप्लीट हो गया है ना। मतलब दो बैचेस में अलग अलग क्लासेस चल रही थी, अब दोनों साथ साथ चलेंगे, है ना। जो भी इश्यूज थे, जो भी पहले के टॉपिक थे, उन सबको हम लोगों ने कर लिया। लास्ट क्लास में जो आपके साथ चर्चा हो रही थी, जो क्लास साथ में चल रही थी, उसमें हम नदी के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की चर्चा कर रहे थे, है ना। उसमें हम लोगों ने कुछ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों को देख लिया था, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, है ना, जल गर्तिका, रैपिड्स, है ना। ऐसे शब्दावली को, वाटरफॉल, जलप्रपात, इनके बनने की प्रक्रियाओं को हम लोगों ने देख लिया था। अब निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की तरफ बढ़ रहे थे, और उसमें से आपसे एक जलोढ़ पंख के बारे में चर्चा किए थे, और उत्तरी बिहार में जो बाढ़ का कारण है उसके बारे में भी जलोढ़ पंख और उसका निर्माण और उसमें सेटलमेंट का बसना, उसके बारे में चर्चा उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। यू आकार की घाटी के बारे में भी चर्चा किए थे, है ना। नदियां बनाती नहीं है, नदियां उसमें बहती हैं, है ना। और नदियों के द्वारा बनाया जाएगा तो वो अपर्दनात्मक हो या निक्षेपात्मक होगा? निक्षेपात्मक होगा। क्लियर है। अभी विस्तार से आज संभवतः वहां पहुंच जाएंगे तो यू आकार की घाटियों के बारे में चर्चा आपसे विस्तार से होगी, ठीक है। कि ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं देखेंगे। आज के टॉपिक में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विसर्प, ठीक है। और विसर्प अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों प्रकार की स्थलाकृतियां, ठीक है। अपर्दनात्मक भी है और निक्षेपात्मक भी। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विसर्प का सिंपल मतलब होता है सर्पिलाकार, है ना। कि नदी अगर कुछ इस तरह से बह रही है, या इसको ऐसे डायग्राम से देखें, नदी कुछ इस तरह से अगर बह रही है, ये नदी है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? विसर्प। मिएंडर करता है। तो मिएंडर करने का एक मूल कारण क्या होगा कि नदी जब मैदानी इलाकों में एंटर करेगा तो मैदान में जब नदी के सामने बाधा आएगी तो नदी उस बाधा को पार नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि नदी में ऊर्जा कम हो गई है, ढाल कम हो गया है। तो जो भी नदी के सामने बाधा आएगा, नदी उस बाधा को पार करने की जगह नदी मुड़ जाएगी, उस ढाल को खोजेगी जहां पर ढाल अपेक्षाकृत उसको मिल जाए। तो वहां से नदी क्या करेगी? रास्ता बदल लेगी। फिर नदी आगे बढ़ी और कहीं सामने बाधा आ गई, मतलब थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र आ गया, तो फिर नदी क्या करेगी? वहां से मुड़ जाएगी। इस तरह से नदी जो है सामने बाधाओं को पार ना कर करके दिशा परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती है, और ऐसी स्थिति में एक ऐसा सर्पिलाकार आकृति विकसित हो जाता है जिसको हम विसर्प की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि नदी का विसर्प अपर्दनात्मक स्थलाकृति भी है और निक्षेपात्मक स्थलाकृति, ठीक है। तो इसके एक किनारे पे अपर्दन हो रहा होगा, दूसरे किनारे पे निक्षेपण भी हो सकता है, ठीक है। कैसे, इसको समझते हैं। ये कुछ विसर्प है, जो भी विसर्प है ना, अभी आते हैं इसमें। यहां पर इसको देखते हैं। यहां इससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जब नदी विसर्प बनाता है, ये नदी जब मुड़ता है, तो अगर हम देखें कि सपोज करिए कि नदी कुछ इस तरह से विसर्प बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब नदी कुछ ऐसे विसर्प बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं कि नदी का डायरेक्शन ये है, ऐसे बह रहा है, ठीक है। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। नदी जब ऐसे बहेगा, तो नदी ने अगर यहां विसर्प बनाया, तो ये बताएं कि क्या नदी यहां पर आकर के डायरेक्ट हिट करेगा? और यहां से टकराने के बाद क्या नदी ऐसे मुड़ेगा? मुड़ेगा। अब नदी की दो स्थिति है, एक सीधे आकर के टकराया और टकराने के बाद इधर मुड़ा, तो एक टकराने वाला पोजीशन 1, और टकरा के जब आगे बढ़ा तो पोजीशन नंबर 2,
अब ये नदी जब यहां से यहां जाएगा तो मुझे ये बताएं 1 पे गति ज्यादा होगी या 2 पे गति ज्यादा होगी? 2 पे। गाड़ी जब किसी चीज से टकरा जाती है उसके बाद इधर उधर जाती है तो उसकी गति ज्यादा होती है कि टकराते समय गति ज्यादा होती है ना? तो नदी जब यहां टकराएगा तो यहां गति ज्यादा होगी, और टकराने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो अधिकतर एनर्जी तो यहीं एब्जॉर्व कर लिया गया ना, यहां से टकरा करके आगे बढ़ेगी तो गति कम हो चुकी हो। सहमत है? तर्क से सहमत है? अब जब यहां तेज गति से हिट करेगा तो यहां अपर्दन होना चाहिए कि निक्षेपण होना चाहिए? तो यहां क्या हो रहा होगा? अपर्दन। क्लियर है? अब जब अपर्दन हुआ तो गाद बालू मिट्टी का अपर्दन हुआ ना। अब ये गाद बालू मिट्टी ये लेकर के चलेगा इधर। अब इसकी गति बढ़ गई है या कम हो गई है? तो क्या ये अपने साथ गाद बालू मिट्टी ज्यादा ले जा सकता है? तो यहां टकरा करके क्या करेगा? यहां निक्षेपण करना शुरू कर देगा। तो इस किनारे पे क्या हो रहा होगा? निक्षेपण। तो एक किनारे पे अपर्दन हो रहा होगा, दूसरे किनारे पे निक्षेपण हो रहा होगा। तो ये जो ऐसा सर्पिलाकार आकृति बना है इसी को हमने विसर्प कहा। तो विसर्प के दोनों किनारों में से एक किनारे पे अपर्दन होता है, दूसरे किनारे पे निक्षेपण होता है। तो ये जो विसर्प बना, क्या दोनों किनारों की गहराई समान होगी? एक किनारा अपेक्षाकृत गहरा होगा, दूसरा किनारा अपेक्षाकृत कम गहरा होगा, क्योंकि वहां पर निक्षेपण हो रहा है। तो क्या ये विसर्प बनने का कारण केवल अपर्दन है या अपर्दन और निक्षेपण दोनों है? आसान है। अब इसी को डायग्राम से देखें। यहां ये नदी का डायरेक्शन है, ये नदी का डायरेक्शन है। तो जब ये नदी आगे बढ़ा तो यहां अपर्दन होगा, इस किनारे पे क्या होगा? अपर्दन। और टकराने के बाद जब ये पानी आगे बढ़ेगा तो इसकी गति कम हो चुकी होगी, यहां पर क्या होगा? निक्षेपण। दिख रहा है? और यहां पर ऐसा निक्षेप नजर आ रहा है? नहीं। तो यहां पर अपर्दन होगा, यहां पर निक्षेपण होगा। निक्षेपण को यहां पर बार, जैसे पहले किस्मी बार खाते थे ना, याद है? पहले एक चॉकलेट वाला या 2 रुपए या 1 रुपए में मिलता था किस्मी बार, तो वैसा बार जैसा आकृति है, तो इसको कहा गया बार। अब दूसरा मतलब बार का मत निकाल लीजिएगा, है ना? वो किस्मी बार वाला बार। क्लियर है? तो ये वैसा बार हो गया। और एक किनारे पे क्या हुआ? अपर्दन अपेक्षाकृत ज्यादा हो गया। तो यहां पर नदी गहरी होगी, यहां पर नदी उथली होगी। यहां पर अपर्दन होगा, यहां पर निक्षेपण होगा। तो यूपीएससी कहे कि विसर्पों के दोनों किनारों पे अपर्दन होता है या दोनों किनारों पे निक्षेपण होता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। एक किनारों पे अपर्दन, दूसरे किनारे पे निक्षेपण। आसान है। एक किनारे पे गहराई ज्यादा होगी, एक किनारा अपेक्षाकृत उथला होगा। तैरना नहीं आता है तो अब देख लीजिए कि किधर नहाना चाहिए, है ना? इधर या इधर? भूगोल का कुछ तो इस्तेमाल करेंगे ना। अगर मान लेते हैं कि विसर्प वाले इलाके पे हैं और वहां पर कहा जाए कि नदी में नहाए, तो आप क्या कहेंगे? इधर नहीं नहाऊंगा, उधर नहाऊंगा। क्लियर है ना? क्योंकि निक्षेपण हो रहा है तो गहराई धीमे धीमे गए, और यहां पर गहराई अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। पता चला कि यहां पर नदी की गहराई कम है तो यहां पर भी सोचे कि गहराई कम ही होगी, लेकिन इस किनारे पे गहराई अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। ठीक है? तो यही सिंपल सा टॉपिक है। इसी को हमने कहा, एक को कट कहा, कट हो रहा है। एक किनारा बैंक जहां पर काटा जा रहा है, दूसरा किनारा जहां पर बार या निक्षेपण हो रहा है। तो एक को पॉइंट बार कहा जाता है, मतलब वहां निक्षेपण हो रहा है, और दूसरे को कट बैंक कहा जाता है जहां पर उसको काटा जा रहा है। तो विसर्प अपर्दनात्मक स्थलाकृति भी है और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। आसान है। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा स्टेटमेंट देगा तो अब आप कर सकते हैं, है ना? लिखा जा सकता है। अब इसी में एक पॉइंट और देख लेते हैं, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा। ये वही है, इसी को डायग्राम के माध्यम से बना दिए हैं कि यहां पर नदी की गहराई ज्यादा नजर आ रही है, यहां पर नदी की गहराई कम नजर आ रही हो। तो अगर विसर्प को देखा जाए तो विसर्प के नीचे की नदी का प्रोफाइल ऐसा ही होना चाहिए। एक जगह पे गहराई ज्यादा, एक किनारे पे गहराई ज्यादा होगी, दूसरे किनारे पे गहराई कम होगी। यहां अपर्दन ज्यादा हो रहा होगा, यहां निक्षेपण ज्यादा हो रहा होगा। सिंपल है ना? तो यहां पर जो भी अपर्दन हो रहा होगा, अपर्दन होने के बाद यहां निक्षेपण होगा। कुछ इस तरीके से इसको काटा जाएगा और काटने के बाद यहां पर निक्षेपण होगा। यहां से अपर्दन होगा और यहां पर निक्षेपण होता चला जाए। तो यहां पर गहराई कम होती चली जाएगी और उधर से कट किया जा रहा है तो वहां पर गहराई अपेक्षाकृत बढ़ती चली जाएगी। सिंपल है ना? तो यहां पर निक्षेपण होगा और यहां पर अपर्दन होगा, यहां पर निक्षेपण हो। ये पॉइंट बार अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, एक किनारे में बने।
अब थोड़ा सा इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ एक जुड़ा हुआ पक्ष है गोखुर झील। इस टॉपिक को भी इसके साथ जोड़ करके समझ लेते हैं, अपेक्षा करते टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, यह है विसर्प। ठीक है, नदी बह रही है ऐसे, नदी का ये डायरेक्शन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप मुझे बताइएगा। एक नदी का किनारा ये है और एक नदी का किनारा, इस विसर्प पे एक किनारा एक है और एक किनारा दो है, ये नदी का डायरेक्शन है। अपर्दन एक पे होगा या दो पे होगा? ठीक है, अपर्दन मतलब क्या इसको कुरेदा जाएगा, है ना। अब ये नदी ऐसे बह रहा है ना। अब यहां ये विसर्प बना, तो एक किनारा ये हो गया 1 और एक किनारा ये 2 हो गया। अब अपर्दन कहां होगा, एक पे या दो पे? एक पे। तो क्या ये किनारे को काटते काटते क्या नदी इधर आगे बढ़ेगी, और ये किनारा नदी क्या काटते काटते क्या इधर बढ़ेगी, है ना। तो क्या समय के साथ साथ काटते काटते दोनों किनारों पे क्या नदी सीधी हो सकती है? तो क्या नदी ऐसे सीधे बहने लगेगी? बहने लगेगी। समय के साथ साथ ये जो पीछे पानी छूट गया था, कुछ गाय का जो खुर होता है कुछ ऐसा ही होता है, गाय का जो पैर नीचे होता है वो कुछ ऐसा ही है। तो ऐसा गोखुर जैसी आकृति बन सकती है, गाय के खुर की जैसी आकृति। तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, गोखुर झील। तो एक गोखुर झील क्यों बन रहा है, क्योंकि नदी विसर्प बनाती है, और विसर्प बनाती है तो अगर केवल निक्षेपण निक्षेपण करती तो क्या ये बन सकता था? नहीं बन सकता था। एक किनारे पे अपर्दन होगा, इधर उस किनारे पे अपर्दन होगा, समय के साथ साथ दोनों किनारे एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे, और कुछ समय के बाद क्या होगा, दोनों किनारे एक दूसरे को काटते काटते मिल जाएंगे। फिर नदी क्या करेगा, नदी सीधा बहना शुरू कर देगा, और सीधा बहना शुरू कर देगा तो पीछे एक झील छूट जाएगा जिसका नाम होगा गोखुर झील। जब नदी समय के साथ साथ सीधे बहने लगेगा तो ये जो पानी था, ये यहाँ पर जो पानी था, समय के साथ साथ वाष्पीकरण हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे करके ये पानी चला जाएगा। और जो यहाँ पर ये बना था, ये विसर्प बना था, क्या वहां गड्ढा जैसा आकृति था इधर? तो क्या गड्ढे जैसा आकृति था तो कुछ कटोरे जैसी आकृति बन गई, तो वहां पर पानी इकट्ठा हो गया, तालाब बन गया, है ना। इसको ऐसे देखें, प्रक्रिया समझ गए? वही बताए हैं कि धीरे धीरे करके टूटता चला जाएगा, मतलब अपर्दन होता चला जाएगा, और ऐसे गोखुर झीलों का निर्माण हो। इसको एक बार ऐसे देखें ध्यान से। क्या ऊपर से देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना। कुछ ऊपर से देखा जाए तो ऐसे लाइन से श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या गोखुर झीलें नजर आएंगी, है ना। ऐसे नजर आएंगे आसमान से, यहां पर गोखुर झील होगा, यहां गोखुर झील होगा, ऐसे नदी आगे विसर्प बना रहा होगा तो वहां गोखुर झील होगा, इसके आगे जाएंगे तो आगे गोखुर झील होगा। बहुत सारे गोखुर झील हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं, आगे पर्यावरण की क्लास में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ऑक्सबोल एक समझ में आ गया, क्या नदी के विसर्प से जुड़े हुए हैं ये, है ना। नदी का विसर्प जब सीधा हो जाता है तो जो किनारे पे पानी छूट जाता है वो गोखुर के आकार की, मतलब विसर्प जो छूट गया है वो गाय के खुर जैसी आकृति बन जाती है, उसी को हम क्या कह देंगे, गोखुर झील। क्या मैदानी इलाकों में खूब बनेंगे ऐसे गोखुर झील, है ना। जहां पर नदी के सामने बाधा होगी तो नदी खूब सारा ऐसा विसर्प बनाएगा, और जब विसर्प सीधे हो जाएंगे तो पीछे क्या छूट जाएंगे, गोखुर झील। अब ये बताइए कि जब भारी वर्षा होगी, जब खूब वर्षा होगी, तो क्या इन गोखुर झीलों में खूब सारा पानी एकत्रित होगा, होगा। अब जब इन गोखुर झीलों में पानी एकत्रित होगा तो मुझे ये बताएं कि ये पानी क्या रिस रिस करके, ये बताएं कि नदी का इन जनरल ढाल इन सब का किधर होगा, नदी की तरफ ही होगा ना। तो क्या भूमिगत जल के रूप में यही पानी बह बह करके, बह भर करके क्या नदियों का हिस्सा बनेगा, बनेगा। तो क्या जब ये नदियां अपने आप को सीधा कर ली हैं तो क्या हमको इन गोखुर झीलों को मिट्टी भर भर के क्या हमको इसको समतल कर देना चाहिए? अगर समतल कर देंगे तो नदी क्या इससे रिचार्ज होता था? वर्षा के समय यही पानी अंदर ही अंदर भूमिगत जल के रूप में अतिरिक्त पानी, क्या इसका जो ढाल होगा सबका कहां होगा, नदी की तरफ ही होगा। तो क्या नदी को फीड करता था ये, और नदी को फीड करता था तो नदी को सदा निदा बनाने में क्या इसकी भूमिका है? जब तक इस गोखुर झील में पानी रहेगा तब तक पानी रिस रिस करके भूमिगत जल बनेगा कि नहीं?
और भूमिगत जल बनेगा तो उसका इन जनरल ढाल किधर होगा, नदियों की तरफ होगा। और नदियों की तरफ होगा तो एक घोखुर झील लगातार क्या करेंगे, नदियों को पानी सप्लाई करते रहेंगे। और नदियों को पानी सप्लाई करते रहेंगे तो नदी में पानी बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, इन सारे तालाबों को, इन झीलों को पाट रहे हैं, भर रहे हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज कर रहे हैं। इससे नदियों में पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी कि नहीं होगी, है ना। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं या दक्षिण भारत की नदियां हैं, जैसे विसर्पों का निर्माण करती हैं, अगर लगातार हम ऐसे गोखुर झीलों को कंक्रीट के स्ट्रक्चर में बदलते चले जाएं या उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते जाएं, उनको भरते चले जाएं, तो नदियों का जो इकोसिस्टम है, यानी कि नदियों को जहां से पानी मिलता है, उनके स्रोतों को हम धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। इससे नदियों में पानी की उपलब्धता को चुनौती मिलती है। तो ऐसे गोखुर झीलों को भरना नहीं चाहिए या इनको कंस्ट्रक्शन के लिए इसको पार्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि इनको बचाया जाना चाहिए, इनको सहेजा जाना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्षा के समय में नदी का एक्सेस वाटर यहां पर एकत्रित रहता है और यही पानी अगले कुछ 6 महीने 7 महीने तक नदियों में भूमिगत जल के रूप में उसको सप्लाई करता रहता है, जिससे नदी की पानी की सप्लाई या नदी का प्रवाह बेहतर बना रहता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या गोखुर झील इंपॉर्टेंट है, नदियों के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। इनको बचाया जाना चाहिए, इनको सहेजा जाना चाहिए, न कि इनका इंक्रोचमेंट करना चाहिए, है ना। ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑक्सबो लेक, बाढ़ के मैदान में नदियां प्रायः विसर्प मार्ग से प्रवाहित होती हैं, किंतु जब बाढ़ के समय नदी के जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सीधे मार्ग से बहने लगती है और विसर्प वाले पुराने मार्ग को छोड़ देती है। विसर्प के प्रवेश स्थल पर मलबे का निक्षेप होते रहने से विसर्प के रूप में स्थित जलीय भाग मुख्य नदी से पृथक हो जाता है और एक वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार रूप लेते हुए झील का धारण कर लेता है। इन झीलों को हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। नदी के प्रत्यक्त जलीय भाग के रूप में निर्मित होने के कारण इन्हें छड़ान या कट ऑफ लेक भी कहा जाता है। यह झील धीरे धीरे दलदल में बदलकर समय के साथ समाप्त हो जाती है। ऐसी आंशिक रूप या पूर्ण रूप से भरी हुई अनेक गोखुर झीलें गंगा नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर विद्यमान है। तो उत्तर भारत में केवल गंगा ही नहीं, यमुना कहें, अन्य कोई भी नदी क्या बात करेंगे, उन सब नदियों के द्वारा ऐसा गोखुर झील बनाया गया है। लेकिन नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जैसे जैसे नगर एक्सपेंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन झीलों को इनक्रोच कर रहे हैं। इनक्रोच कर रहे हैं तो उसमें घर बना रहे हैं या उसमें सेटलमेंट का विकास कर रहे हैं, जो कि नदियों का एक क्षेत्र था, नदी का इकोसिस्टम का हिस्सा था। तो हम क्या कर रहे हैं, नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। नदियों की जो धारा है, नदी का प्रवाह है, उसकी गति में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर परिवर्तन कर रहा है। अब यहां से नदी को मिलता था स्वच्छ पानी और यहां पर हमने बना दिया घर। अब यहां से जो सीवेज जनरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है, सीधे नदियों में जाकर के गिर रहा है। तो जो मीठा पानी था उसकी जगह हमने सीवेज जनरेट कर दिया, तो और क्या किया, नदी के प्रदूषण स्तर को और भी बढ़ा दिया। तो इस हिस्से को बचाया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, प्रिजर्व किया जाना चाहिए, ना कि इसको इनक्रोच किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी पर्यावरण की क्लास में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। नदी का प्रदूषण, नदी के पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पे बात होगी। तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक या गोखुर झील है, वो उसके बनने की प्रक्रिया क्या विसर्पों से जुड़ी हुई है, तो हाँ विसर्पों से जुड़ी हुई। तो विसर्प और गोखुर झील, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। विसर्प के बारे में आपको बात यही रखनी है कि ये अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं के साथ बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बाकी के अन्य जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इसी के। देखिए, इसमें हमने दो पॉइंट चर्चा कर लिया, गोखुर झील और नदी रोधिकाएं। पॉइंट बार निक्षेपण से बनेगा और इसके साथ साथ जो भी गोखुर झील है, नदी रोधिकाएं हैं या नदी जो विसर्प का निर्माण करती है, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो है बाढ़ का मैदान। ध्यान से इसको समझते हैं, है ना। इसकी भी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी आने वाले समय में पर्यावरण की क्लास में, बाढ़ के मैदान की, है ना। इसको समझते हैं, एक कहानी सुनाते हैं एक छोटा सा, तब आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम सुना है आप लोगों ने? किस लिए सुना है? अच्छे कामों के लिए, खराब कामों के लिए?
किस लिए सुना है? अच्छे कामों के लिए या बस सुना है? सिर्फ सुना है? अभी दिल्ली में पिछले अभी इसी सीजन में बाढ़ आया है ना, और लास्ट बाढ़ कब आया था? 1984-85 में, है ना। उसके बाद एक बाढ़, मतलब कश्मीरी गेट देखा है कभी? आप गए हैं कश्मीरी गेट या लाल किले के पीछे? तो वहां रोड है, रोड पे यमुना नदी बह रहा था। उस जो रोड है कश्मीरी गेट के जस्ट साथ में जो बस अड्डा है, ये कश्मीरी गेट इंटर स्टेट बस टर्मिनल है। उस रोड से कभी देखें आगे की तरफ तो यमुना नदी ही बहता है। तो यमुना नदी वहां से निकल करके कहा कि चलो थोड़ा लाल किला घूम के आते हैं। तो लाल किले के साथ साथ नदी बह रही थी, हम भी उसके साथ, हमको भी मालूम नहीं था। तो उस दिन मॉर्निंग में हम भी चले आए, तो हम देखे कि यार हम तो पूरा बाढ़ है। तो फिर उसी में गाड़ी चलाते हुए चले आए, कहीं फंसे नहीं, निकल गए। लेकिन शाम तक वाटर लेवल और बढ़ गया था। तो 1984 के बाद पहला, ये आप कह सकते हैं कि 2023 में एक मेजर बाढ़ आया दिल्ली में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है। टॉपिक क्या है? बाढ़ का मैदान, ये लिखा है ना। दुर्गा शक्ति नागपाल गौतम बुद्ध नगर, ये जो दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ, जो जिसको आप नोएडा कहते हैं या ग्रेटर नोएडा कहते हैं, इस जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। तो वो यहाँ पर एसडीएम थी 2012-13 में, ठीक है। तो हुआ क्या कि दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज खूब चल रहा है ना, पूरे दिल्ली एनसीआर में। फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, लगातार शहर बड़ा हो रहा है। और शहर बड़ा हो रहा है तो आपको बालू की जरूरत पड़ेगी ना, और बालू कहां से आएगा? ये नदी से। क्लियर है? अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, नदी में बालू की भूमिका क्या होती है। इस पे यूपीएससी या यूनाइटेड नेशन से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पर्यावरण की क्लास में चर्चा करेंगे। बालू को हम बालू समझते हैं, अरे बालू ही तो है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन बालू इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया भर में जितने भी खनिज हैं या भारत में जितने भी खनिज प्राप्त होते हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है, मुख्य खनिज और गौण खनिज। मुख्य खनिज जिसमें केंद्र सरकार नियम तय करेगा, जैसे कि कोयला है, लोहा है, गोल्ड है, डायमंड है। इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होगी, केंद्र सरकार नियम बनाएगा। क्लियर है? और दूसरे होते हैं गौण खनिज, जैसे कि बालू है। केंद्र सरकार कहता है कि राज्य सरकारों की भूमिका है, यानी कि राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से बालू को लेकर के नियम बनाएंगे। ठीक है। अब देश में जितने भी राज्य हैं वो बालू को लेकर के उनके अपने अपने राज्य सरकारों के कानून है। क्लियर है? अब बालू करता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करें। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि बालू सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है, मिनरल्स है, और इसको सहेजना बड़ा जरूरी है। बालू एक दिन में नहीं बना है, हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया में नदी के द्वारा बहते गहते, चट्टानों को तोड़ते तोड़ते और उसको घुमाते घुमाते, है ना, आगे, मतलब आप उसको लगातार क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करा रहे हैं। करते करते बालू के कण डेवलप हुए। और बालू के कण करते क्या है, जैसे आप देखेंगे ना, तो आपका जो आरओ होता है, ये जो हम पानी पीते हैं, उसमें फिल्टर्स होते हैं। उसमें से एक फिल्टर होता है सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट मतलब बालू डाल दिया जाता है, पानी को उससे निकाला जाता है। बहुत सारे इम्प्योरिटी उसी बालू में अटक जाते हैं। तो नदी में अगर कोई पानी पहुंच रहा है और वो बालू से बहता हुआ जाएगा, तो बहुत सारे इम्प्योरिटी को सैंड फिल्टर कर लेता है। तो नदी के लिए क्या करता है, एक फिल्ट्रेशन, नेचुरल आरओ लगा हुआ है नदी में, उसके दोनों तरफ बालू, कि दोनों तरफ से जो पानी इसमें आएगा वो बालू से बहता हुआ आएगा और बहुत सारी चीजें अपव्यय वहीं पर रुक जाएंगे। तो बालू क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, पहला काम। दूसरा, आप बालू में पानी डालें तो सारा पानी क्या होता है, सोख लेता है कि नहीं। तो अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है और नदी के दोनों तरफ 2-3-4 किलोमीटर लंबा बालू बिछा हुआ है, तो जब नदी का पानी ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने के बाद जब बालू से बहेगा, तो बालू क्या कहेगा, मेरे ऊपर से बहो या नीचे जाओ, नीचे जाओ। तो भूमिगत जल बनाने में बालू की भूमिका है कि नहीं। यानी कि बाढ़ को साधा जा सकता है अगर बालू का प्रबंधन बेहतर हो। नदी के दोनों तरफ जो बालू है, अगर इलीगल तरीके से बालू को हटा दें आप, तो क्या जब नदी का पानी आगे उफान पे आएगा, तो क्या वो भूमिगत जल के रूप में पहुंचाने में वो सक्षम हो पाएगा, नहीं हो पाए। तो सारा पानी बहना शुरू करेगा कि नहीं, और बहना शुरू करेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं, और बढ़ेगा तो बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो बालू का खनन होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड तरीके से। कितना खनन किया जाए ताकि उस क्षेत्र में बाढ़ का संकट विकराल ना हो।
इन सब चीजों का बैलेंस बनाना जरूरी है कि नहीं? अब क्या है कि बालू क्या है, बालू और पानी एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फ्री माने जाते हैं, कि कहीं पर जाओ और खोद करके निकाल लो, और एक ट्रक 5-10 हजार रुपए का मिलता है। यानी कि एक ट्रक भी अगर आज निकाल लिया गया तो उस व्यक्ति के लिए 5 से 10 हजार का इनकम हो गया। तो क्या करेंगे, उसमें अगर करप्शंस भी हैं, अगर नीचे से ऊपर तक लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कुछ कुछ पैसे उनको दे दो, उसके बाद भी 5 से 7 हजार का बेनिफिट होगा पर ट्रक। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग इस कार्य में जुड़ जाएंगे कि नहीं, कि कैसे भी हमको बालू का परमिट मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, हमको कहा जाए कि हम डेली 5 ट्रक निकालेंगे, या हमको लाइसेंस मिला कि आप डेली 5 ट्रक निकाल सकते हैं। तो एक बार लाइसेंस मिल जाए फिर हम डिसाइड कर लेंगे 5 ट्रक निकालना है कि 20 ट्रक निकालना है कि नहीं? तो लोग बालू का लाइसेंस लेना चाहेंगे, और लाइसेंस लेने के बाद उसमें बहुत सारे करप्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। 5 ट्रक का लाइसेंस मिला है और डेली निकालने 20 ट्रक, तो क्या होगा, उसका कुल प्रॉब्लम ये होगा कि भविष्य में जिस क्षेत्र से बालू निकाला जा रहा है, लार्ज स्केल पे निकाला गया, तो भविष्य में अगर नदी में बाढ़ की स्थिति आएगी तो जिन हिस्सों से बालू निकाला गया है वहां से नदी तेज गति से आगे बढ़ेगा, और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको बाढ़ के प्रभाव को ज्यादा झेलना पड़ेगा। दुर्गा शक्ति नागपाल ने देखा कि इलीगल तरीके से उनको परमिट किया गया 1 या 2 ट्रक, और सब निकाल रहे हैं खूब सारे। तो उन्होंने एक साथ रेड मारा और 500 ट्रक पकड़ लिए, और 500 ट्रक को बंद कर दिया, और 500 ट्रक सबके थे, नेता से लेके अभिनेता सबके थे। क्लियर है? तो ऐसे में प्रॉब्लम्स हुआ होगा काफी ज्यादा पॉलिटिकली, सबने कहा होगा कि ये किसको बैठा दिया वहां पर, है ना, नोएडा में, इनको वहां से हटाओ, है ना, सस्पेंड करो। तो ये सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन तब तक कुछ पत्रकार होंगे जिन्होंने इस मामले को नेशनल न्यूज बना दिया होगा कि वो तो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसके लिए परिणाम क्या मिला, सस्पेंशन। तो ये सारा मामला क्या हो गया, लाइमलाइट में आ गया। तो एथिक्स पे सवाल बन गया इस पे, एक है ना, कि एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते क्या करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि उस क्षेत्र में भविष्य में बाढ़ ना आए, प्रभावी रूप से बालू का नियंत्रण किया जाए, या इलीगल तरीके से उसकी माइनिंग ना हो, उसको लेकर के उन्होंने कार्य किया। वो कार्य करते समय क्या सोच रही होंगी कि क्या इस क्षेत्र में भविष्य में बाढ़ आएगा, तो अगर बालू इस क्षेत्र में नहीं होगा तो क्या एक बड़ी समस्या हो सकती है उस क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या उनको बाढ़ के मैदान की बेहतर समझ रही होगी, और वहां पर वो उस पूरे एक्टिविटी को रेगुलेट करने का प्रयास कर रही थी। तो बालू एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, और ये बाढ़ के समय में सबसे ज्यादा इसकी भूमिका समझ में आती है कि अगर नदी के दोनों तरफ खूब सारा बालू है तो बहुत सारे पानी को नदी क्या करता है, नीचे पहुंचा देता है बालू के माध्यम से। उतना पानी सरफेस पे नहीं होगा, और उतना पानी सरफेस पे नहीं होगा तो वाटर लेवल ऊपर नहीं बढ़ेगा, यानी कि बाढ़ की गंभीरता या विकरालता अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। इस संदर्भ में बाढ़ के मैदानों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि नहीं? तो नदी के दोनों तरफ जहां नदी बह रहा है, जब नदी में उफान होता है, एक्सेस वाटर होता है, तो नदी दोनों तरफ अपने पानी को क्या करता है, फैलाता है, बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण भी नदी दोनों किनारों पे करता चला जाता है। ऐसे हिस्से को हम क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान। नदी के बाढ़ यानी कि नदी में जब एक्सेस पानी था तो नदी के द्वारा अतिरिक्त मात्रा में गाद बालू मिट्टी चीका जो भी होगा उन सब चीजों का निक्षेपण नदी अपने दोनों किनारों पे करेगा, और ऐसे निक्षेप जनित मैदान को हम फ्लड प्लेन या बाढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। क्लियर है? क्या इसका इंक्रोचमेंट होना चाहिए कि घर नहीं मिल रहा है यहां जाके घर बना लेते हैं, है ना? क्या बालू का इलीगल तरीके से माइनिंग होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये नदी का हिस्सा है ना, नदी का क्षेत्र है। अब नदी के क्षेत्र में अगर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नदी के रास्ते में अवरोध क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस पूरे हिस्से में। इसका मतलब है कि नदी के रास्ते में बाधा क्रिएट करेंगे, और नदी अपना बाउंड्री तय कर चुका है कि मेरा पानी यहां तक जाता है, और यहां तक जाता है तो इस रास्ते में व्यवधान ना क्रिएट करे, मैं यहां निक्षेपण करूंगा, और भविष्य में अगर वाटर लेवल बढ़ेगा तो मैं यहां पर पानी को रखूंगा। अगर हम इस फ्लड मैदान को इंक्रोच करते हैं, बालू निकालते हैं, तो ये सारा पानी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो बाढ़ का एक मेजर प्रॉब्लम देश में क्या है, बाढ़ के मैदानों का इलीगल इंक्रोचमेंट, बालू का इलीगल तरीके से खनन। तो आगे बाढ़ एक आपदा प्रबंधन है ना, आपदा का प्रबंधन करेंगे। तो भारत में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो उसमें से एक इलीगल माइनिंग। क्लियर है? चर्चा करेंगे। तो यही पॉइंट क्लियर हुआ, बाढ़ का मैदान अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। निक्षेपात्मक, जब जल का स्तर बढ़ता है यानी कि बाढ़ के समय जब पानी उफान पे होता है तो अपने साथ दोनों किनारों पे गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण करता है, और इस पूरे प्रोसेस में किसका निर्माण होता है, बाढ़ के मैदान का। जैसे अभी यमुना में जब फ्लड आया था तो कश्मीरी गेट और आसपास सारा हिस्सा डूबा हुआ था, और जब नदी का पानी पीछे गया
तो सारे रोड पे क्या था, गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण। 2-3 दिन के वाटर लेवल पे जब इतना निक्षेपण किया जा सकता है, तो जब बाढ़ हर साल किसी नदी में आता है और कोई हिस्सा कुछ महीने 2 महीने तक डूबा रहता है, तो कितना ज्यादा गाद बालू मिट्टी नदी दोनों किनारों पे निक्षेपित करती है। इमेजिन करें इसको, है ना। उस हिस्से को हम बाढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये है, ये नदी है, ये नदी के किनारे ये जो हिस्सा है ये बाढ़ का मैदान है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। यहाँ आप खेती कर लें, पेड़ पौधे लगा लें, साग सब्जियां उगा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो वो सब डूब जाएगा, फिर आप उगा लें। लेकिन अगर आप इसका कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप यहाँ पर, तो अपेक्षाकृत क्या होगा, वो चुनौतीपूर्ण होगा, वो क्षेत्र डूबेगा भी। और साथ ही साथ नदी, इस पूरे क्षेत्र में जब नदी का पानी उफान पे होता है, तो जब ये पानी यहाँ पर भरेगा तो क्या ये भूमिगत जल का हिस्सा बनेगा। इस क्षेत्र के वाटर रिचार्ज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बाढ़ के मैदान की, जो वाटर लेवल को बढ़ाता है। लेकिन अगर इस पूरे हिस्से को कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना दें, शहर बना दें, तो ऐसी स्थिति में नदी का पानी जो फैल सकता था वो फैल नहीं पाएगा। तो नदी का पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो बाढ़ की समस्या विकराल होगी। मुंबई में बाढ़ आने का एक मूल कारण यही है कि उस नदी के दोनों किनारों पे, है ना, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो नदी दोनों तरफ फैल नहीं पाती है, तो नदी कैसे ग्रो करती है, वर्टिकली। और ऐसी स्थिति में जो भी सामने आता है उसको डुबाते हुए आगे बढ़ती है, यानी कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर बाढ़ को साधना है तो बाढ़ के मैदानों को किसी भी प्रकार के इलीगल इंक्रोचमेंट से फ्री रखना पड़ेगा। नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि बाढ़ का मैदान नदी के पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक्सेस वाटर वहां पर एकत्रित होता है, और चूंकि बालू की मात्रा ज्यादा है तो सारा पानी भूमिगत जल के रूप में, यानी नीचे जाता है टिप टिप करके। समय ज्यादा मिलता है कि वो पानी भूमिगत जल का हिस्सा बन जाए, और यह स्थिति अपेक्षाकृत उस क्षेत्र के भूमिगत जल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है और बाढ़ प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। तो बाढ़ का मैदान का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बाढ़ का मैदान एक क्या है। मतलब अभी तो सिर्फ सिंपल ये समझना है कि क्या अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपात्मक, निक्षेपात्मक स्थल। लेकिन क्या आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका है, इसको लेकर थोड़ी समझ बन रही है। ठीक है, तो विस्तार से आपदा प्रबंधन या बाढ़ के कारणों की चर्चा करें, या बाढ़ का समाधान क्या हो सकता है। तो क्या बाढ़ के मैदानों का प्रबंधन करना पड़ेगा। यहां पर क्या करिए, यहां पर वृक्ष लगाइए, यहां पर फलदार पेड़ लगाइए, यहां पर पार्क बनाइए, वो सब ठीक है, लेकिन यहां पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मतलब इसको ग्रीन जोन के रूप में रखा जाए, है ना। ग्रीन जोन के अलावा नन ग्रीन जोन या कैसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर वो पॉइंट है कुल मिलाकर के। बाढ़ के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, बाढ़ के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो सिंपल सा उसका प्रक्रिया वही है। हर बार नदी में बाढ़ आने पर यह बाढ़ की मौजूदा परत के ऊपर गाद की एक नई परत बिछाता चला जाता है। बाढ़ के मैदान की चौड़ाई नदी के विसर्ग पर निर्भर करती है। अगर विसर्ग बड़ा होगा तो निक्षेपण ज्यादा होगा, विसर्ग छोटा होगा तो निक्षेपण कम होगा। यदि पार्श्व कटाव प्रत्येक मोड़ पर बहुत अधिक होगा तो नदी में बाढ़ का मैदान का विकास होगा। ये जो इस तरीके से, ये इस तरीके से जो नदी विसर्ग का निर्माण किया है, तो अगर कटाव ज्यादा होगा, अगर इस हिस्से पे, सॉरी, ये नदी इस तरह से विसर्ग का निर्माण की है और नदी का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब है कि यहाँ अपर्दन ज्यादा होगा, और अपर्दन ज्यादा होगा तो निक्षेपण ज्यादा होगा। तो अगर नदी के पास गाद बालू मिट्टी ज्यादा होगा तो बाढ़ के मैदान का विस्तार ज्यादा होगा। अगर नदी के पास गाद बालू मिट्टी कम होगा तो विस्तार अपेक्षाकृत कम होगा। जो भी नदी सीधी बहती है जनरली, उसमें अपर्दन करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, और जो नदी विसर्ग बना करके चल रही है वो लगातार एक किनारे पे अपर्दन कर रही होगी, तो दूसरे किनारे पे क्या करेगी, निक्षेपण करेगी। एक बार भारत का मैप ओपन करें। भारत का मैदान, भारत का
विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत देखे, विंध्याचल और सतपुड़ा कई बार देखा ना पहले। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। बह रहा है कि इसका जो है क्या वो विसर्ग बना रहा है या सीधा बह रहा है? सीधा बह रहा है। तो क्या बाढ़ के मैदान का निर्माण करेगा नर्मदा? नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? नहीं कर पाएगा। तर्क समझ में आ रहा है? क्योंकि नदी विसर्प नहीं बना रही है। विसर्प नहीं बना रही है तो इसका मतलब है कि नदी के सामने कोई बाधा नहीं आई ना, और बाधा आता तो नदी क्या बनाता? विसर्प बनाता। और बाधा आने का मतलब क्या है? नदी की गति कम हो गई है, और नदी की गति कम हो गई है तो नदी जो भी छोटा बहुत बाधा आ गया है उसको नदी पार नहीं कर पाएगी, तो नदी क्या बनाएगी? विसर्प बनाए। और उस पूरी प्रक्रिया में अपर्दन भी हो रहा होगा और निक्षेपण भी होगा, बाढ़ के मैदान का विस्तार भी होगा। लेकिन नर्मदा नदी क्या विशाल बाढ़ का मैदान बना सकती है? नहीं बना सकती। लेकिन उत्तर भारत की नदियों को हम देखते हैं तो आप नदियों को देखेंगे तो शायद पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी देखेंगे तो नदियां बिल्कुल सीधी ना होकर के अपेक्षाकृत थोड़ी सी घुमावदार है। और थोड़ा सा और डिटेल मैप में बिहार का, उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो नदियां और भी ज्यादा आपको घुमावदार नजर आएंगी। रहने दीजिए, मतलब कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि नदियां अगर मियंडर या विसर्प बना रही हैं तो निक्षेपण अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, विसर्प नहीं बनाएंगे तो निक्षेपण अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में बाढ़ का मैदान उससे जुड़ा हुआ पहलू है। तो नर्मदा नदी के बाढ़ का मैदान न के बराबर है, बहुत ही पतला है। और उत्तर भारत की नदियां, सभी नदियां विसर्प बनाती हैं तो अपेक्षाकृत मतलब नदी मैदानी इलाकों में बहती है, तो इसका मतलब है कि नदी में धार या प्रवाह कम हो जाता है, तो नदी के सामने जो भी बाधा आता है नदी निक्षेपण करते हुए आगे बढ़ता है। तो निक्षेप जनित जो मैदान है ये कहां पर ज्यादा विकसित होंगे? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में? उत्तर भारत में। इसीलिए दुनिया के सबसे विशाल मैदानों की श्रेणी में आता है उत्तर भारत का मैदान, क्योंकि नदियों का ढाल मंद है तो नदी विसर्प बनाती है, और लगभग सभी नदियां विसर्प बनाती हैं। कोई सभी नदी आप कहें, वो सारी नदियों के द्वारा अपेक्षाकृत निक्षेपण किया जाता है, जिससे एक विशाल उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ, या जिसको हम बाढ़ का मैदान भी कह सकते हैं। बाकी वही पॉइंट लिखा हुआ है, यह घाटी को चौड़ा करता है और बाढ़ के मैदान का विस्तार करता है। मतलब वही विसर्प बनाते हैं, निक्षेपण होता है और लगातार मैदान का विस्तार होता चला जाता है। इसी में अब बाढ़ के मैदान के साथ साथ जो अगला पक्ष है वो है तटबंध, है ना, या उसी को प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। मान लेते हैं ये नदी है ना, नदी तो अपेक्षाकृत जो सबसे निचला इलाका होगा वहीं बह रहा होगा, जो सबसे निचला इलाका होगा वहीं पर नदी बहेगा ना। तो नदी एक कटोरी जैसी आकृति बनी हुई है, नदी इसमें बह रहा है ना, उसका फ्लो मेंटेन है। जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा, तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो नदी के साथ जो गाद बालू मिट्टी है क्या उसके किनारों पर निक्षेप होना शुरू हो जाएगा। हर साल बाढ़ आ रहा है, हर साल बाढ़ आया तो इसके किनारों पे आगे भी निक्षेप होगा, लेकिन यहां पर निक्षेप हो जाएगा, यहां पर निक्षेप हो जाएगा। समय के साथ साथ क्या ये निक्षेप ऊपर बढ़ता चला जाएगा? और बढ़ जाएगा तो क्या, अब आराम से सोचें कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ऊंचा होता चला जाएगा, क्या नदी को ये बांधने का काम कर रहा है? इसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई, इसका मतलब है कि भविष्य में अगर नदी का पानी इतना भी रहा तब भी नदी का पानी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। नदी को अगर क्रॉस इसको करना है तो नदी को और ऊंचा होना पड़ेगा। तो ये प्राकृतिक रूप से तट को बांध रहा है कि नहीं, या नदी को इस पतले से सकरे से रास्ते में रख रहा है? तो ये जो प्राकृतिक तटबंध है, क्या ये बाढ़ प्रबंधन में इनकी भूमिका है? अब जरा सोच करके देखें, यहां पर नदी के द्वारा खूब सारा गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण किया गया है, और खूब सारा निक्षेपण किया गया है और ये लगातार ऊंचा होता चला गया। इसका मतलब है कि नदी का जल स्तर जब इससे ऊंचा होगा तभी उस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। और इतने में एक भूमाफिया पहुंच गया और वो कहा कि यार यहां खूब बालू का निक्षेपण है, यहीं से निकालता हूं, और इस तटबंध से खूब बालू निकालना शुरू किया। और क्या किया कि ऐसा ना करके इसको ऐसा बना दिया। क्लियर है? अब थोड़ा सा भी जल स्तर बढ़ेगा तो क्या पानी आगे की तरफ बढ़ेगा? बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो तटबंध को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, या उसका जरूरत से ज्यादा क्या दोहन किया जाना चाहिए? नहीं किया। इसीलिए किया क्या जाता है कि कम से कम देश भर में कॉमन पैटर्न क्या है, वो ये है कि मॉनसून के सीजन में बालू का खनन बैन है। 4 महीनों में बालू नहीं निकाला जाता है। कौन कौन से 4 महीने? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। पूरे देश भर में बालू को बैन किया जाता है। क्यों बैन किया जाता है? क्योंकि परमिट दे देंगे तो कोई क्या करेगा, ये यहां जाकर के निकाल आएगा, है ना, और निकाल लेगा। और बाढ़ का सीजन है
तो ऐसी स्थिति में अगर ये तटबंध टूट गया, यहां से बालू अतिरिक्त मात्रा में निकाल लिया गया, तो पानी बह करके आगे बढ़ जाएगा। तो 4 महीने तक बालू नहीं निकालने दिया जाता है ना, लाइसेंस ही नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार लाइसेंस दे दिए, फिर 5 की जगह 20 निकाल रहे, उसमें करप्शन की पॉसिबिलिटी। और अगर कंप्लीट बैन कर दिए तो कोई भी निकाल करके ले जा रहा है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अब लेंगे नहीं लेंगे वो एक अलग बात है, बट द थिंग इज दैट कि 4 महीने तक बैन किया जाता है। तर्क समझ में आ रहा है? प्राकृतिक तटबंध क्या नदी को या नदी में बाढ़ को साधने में क्या एक रोल प्ले करते हैं? तो क्या प्राकृतिक तटबंधों को बचाया जाना चाहिए, या हर मानसून के सीजन से पहले क्या इसकी मरम्मत की जानी चाहिए, खास करके उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ आने की संभावना है कि नहीं? चलिए एक छोटा सा कहानी और सुनते हैं, है ना। देखिए, देश के बहुत सारे हिस्सों में, अब नाम नहीं लेंगे कौन से हिस्सों में, जहां जहां बाढ़ आने की संभावना है, नहीं तो लोगों को लगेगा ऑफेंडेड, नहीं सर हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस होती है। अब यहां पर क्या है कि मान लेते हैं कि प्राकृतिक तटबंध नदी को बांधने का कार्य करता है। अब ये प्राकृतिक तटबंध का मतलब है कि आगे बढ़ते चले जाएं। मान लेते हैं कि जल का स्तर बढ़ रहा है, जल का स्तर बढ़ रहा है तो प्राकृतिक तटबंध इन दोनों को बांध रहे हैं, लेकिन अगर और पानी का लेवल बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि पानी बह करके आएगा कि नहीं। तो ऐसे में मान लेते हैं कि प्राकृतिक तटबंध हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक है, तो ऐसे में अगर बाढ़ आने की प्रबलता बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? मान लेते हैं कि इस तटबंध के आसपास कोई गांव है और इसके आगे 50-60 किलोमीटर आगे कोई गांव है, तो क्या करना चाहिए? 50-60 किलोमीटर आगे जाकर के यहां से तटबंध को तोड़ देते हैं, और यहां से तटबंध को तोड़ देंगे तो क्या होगा? ये सारा पानी इधर बह जाएगा, आगे पानी का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हमारे गांव में बाढ़ नहीं आएगी। तो लोग क्या करते हैं, बाढ़ के मौसम में ये जो तटबंध है, अगर उनके गांव में बाढ़ आने की संभावना होगी तो क्या करेंगे? आगे कुछ जा करके 20-25-50 किलोमीटर आगे जा करके दूसरे गांव का तटबंध तोड़ देंगे, ताकि यहां से पानी कहां चला जाए? उधर चला जाए। क्लियर है? फिर आगे वाटर लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। फिर अगर समस्या है तो थोड़ा सा और आगे जाके किसी और का तोड़ दे, फिर किसी और का तोड़ दे। क्लियर है? बाढ़ आया नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आ जरूर जाएगा नहीं। तो लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता था, जब रूल ऑफ लॉ नहीं था या कानून का शासन प्रभावी रूप से नहीं था, खास करके ब्रिटिश पीरियड में, तो सब लाठी भाला लेकर के इस तटबंध में ऐसे खड़े रहते थे कि मेरा वाला नहीं टूटना चाहिए। क्लियर है? वो जाओ किसी और का तोड़ो, हमारा नहीं तोड़ो। तो रात को सब सोया करते थे, पहरा देते थे। क्लियर है? ऐसा होता था। जब देश आजाद हुआ तो फिर रूल ऑफ लॉ प्रभावी रूप से लागू हुआ, तब नियमों के आधार पर चीजें तय होनी शुरू। लेकिन इस तरीके से भारत में बाढ़ आता था। इमेजिन करें, दूसरा डूब जाए लेकिन हम ना डूबे। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा होता था। तो यहां पर ये जो प्राकृतिक तटबंध है, कुल मिलाकर के इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, बाढ़ को साधने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। विस्तार से आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। अपरदनात्मक है या निक्षेपात्मक है? निक्षेपात्मक इस तरह। तो मैदानी इलाकों में क्या प्राकृतिक तटबंध बनेंगे? बनते हैं। ठीक है। तो हर बार बाढ़ के साथ साथ ये प्राकृतिक तटबंध बनते चले जाते हैं। मान लेते हैं, सपोज करिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में, आसाम में खूब बाढ़ आता है ना। क्यों बाढ़ आता है अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में उसका। लेकिन बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में खूब बाढ़ आता है। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। तो अब कोसी रिवर क्या करेगा? बार बार साल दर साल यहां पर निक्षेपण करेगा ना। निक्षेपण करेगा तो ये तटबंध बेहतर होंगे, मतलब स्थिति में होंगे। और अगर मान लेते हैं कि आसाम में या बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है, तो क्या हर मानसून से सीजन से पहले क्या इन प्राकृतिक तटबंधों का मरम्मत किया जाना चाहिए, ताकि बाढ़ को लेकर के सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? यही है ना, जो इस पानी को बांधेंगे, रोकेंगे। तो ऐसे में क्या समय समय पे, खास करके मानसून के सीजन में जहां बाढ़ आने की प्रबलता ज्यादा हो, इसकी मरम्मत कर ली जानी चाहिए, ताकि बाढ़ के समय अपेक्षाकृत इनकी भूमिका और भी ज्यादा बेहतर हो सके। क्लियर है? तो आगे चर्चा करेंगे ना। इस शब्द का इस्तेमाल होगा बाढ़ प्रबंधन में। एक रोल क्या हो सकता है? प्राकृतिक तटबंध होगा। क्या इनका समय समय पर मरम्मत किया जाना चाहिए? इनकी देखरेख होनी चाहिए? क्या बाढ़ में इनकी भूमिका हो सकती है साधने में? तो देखेंगे, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये शब्द बार बार न्यूज में आएगा, खास करके फ्लड में या बाढ़ के बारे में इनकी चर्चा होगी। यही तटबंध है ना।
वाटर लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर लगातार समय के साथ साथ निक्षेपण होता बढ़ता चला जाएगा। तो नदी नदी में क्या होगा, नदी में वाटर लेवल अपेक्षाकृत या नदी का जो क्षमता होगा पानी धारण करने का अपेक्षाकृत बढ़ता चला जाएगा। तो प्राकृतिक तटबंध नदी की क्षमता का विकास करते हैं, और अगर हम प्राकृतिक तटबंधों को छोड़ देते हैं तो नदी का जो पानी धारण करने की क्षमता है उसको हम कम कर देते हैं। तो भविष्य में वो बाढ़ की विकरालता या उस बाढ़ के विकराल होने की समस्या या संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक तटबंध भी क्या है, एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। मिएंडर के बारे में चर्चा हो गया, और मिएंडर के साथ साथ जो निक्षेपण हुआ है उसका नाम क्या है, पॉइंट बार, है ना। नदी रोधिकाएं, एक किनारे पे क्या होगा, अपर्दन होगा, दूसरे किनारे पे निक्षेपण होगा। अब ये कैसे हुआ, ये चर्चा हम लोगों ने कर लिया। ये हम लोगों ने देख लिया, नदी रोधिकाएं समझ पढ़ लेंगे ना। ये एक तरफ कर्तित किनारा होगा, कट बैंक होगा, और दूसरी तरफ निक्षेपण हो रहा होगा। ये देख ही लिया हम लोगों ने। है ना, ये हो गया। गोखुर झील कैसे बनता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ये हो गया। ये सवाल का आंसर कर सकते हैं। नदी स्थलाकृतियों से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में नदी द्वारा युवावस्था में निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा करें। वी आकार की घाटी, गॉर्ज कर सकते हैं ना, रैपिड्स, जलप्रपात, ये सब कर सकते हैं। चलिए अब एक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति में देखते हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम, है ना, गुम्फित नदी कहा जाता है। ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है ये भी। गुम्फित या ब्रेडेड जो शब्द है ना, वो जेंडर से प्रभावित है ना। जो लड़कियां होती हैं वो बाल को गुथती है ना, लड़के भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, जनरली बाल को गुथना कहते हैं ना, कि एक बाल को दूसरे बाल ऐसे करके गुथना, तो उसको गुम्फित, कुछ वैसा देखे तो ऐसा नजर आएगा जैसे गुथा हुआ सा है ना। तो यहां से वो शब्द लिया गया, मतलब कहीं ना कहीं से कोई शब्द लेते समय उसको प्रभाव होगा। तो ये जो नदी को ऐसा देखा गया कि नदी गुथा हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे बालों में हम बालों को गुथते हैं या उसको ब्रेड करते हैं, तो वैसा कुछ हमको नजर आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। अब ये बताएं कि ऐसा बनने के लिए ढाल का अत्यंत तीव्र होना जरूरी है, अत्यंत मंद होना जरूरी है? अत्यंत मंद होना जरूरी है। क्या नदी में गाद बालू मिट्टी की मात्रा कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एक तो ढाल अत्यंत मंद होना चाहिए और नदी में गाद बालू मिट्टी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो नदी जब गाद बालू मिट्टी को लेकर के चलेगा तो नदी के लिए क्या होगा, बड़ा मुश्किल होगा वो, है ना। इसको ऐसे इमेजिन करें कि नदी जब ढाल में था, जब नदी तेज था, यानी कि युवा अवस्था में था, जैसे अभी आप हैं, तो अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा सा ज्यादा वजन लो तो आप लेकर के चल सकते हैं। लेकिन 80-85 साल की उम्र में कहा जाए कि उतना ही वजन लेकर के चलो तो नहीं चल सकते। नदी के साथ भी सेम स्थिति है। जब नदी युवावस्था में था तो अपने साथ बोझ या वजन ले जाने की क्षमता उसकी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही नदी समुद्र के पास पहुंचने वाला है या नदी का ढाल अत्यंत मंद हो गया, वैसे ही नदी क्या हो गया, उसके साथ जो भार था उसको बोझिल लगने लगा, उसको साथ ले जाने की क्षमता कम हो गई। तो ऐसे में वही गाद बालू मिट्टी अब नदी के लिए बाधा बन जाएगी, और नदी के लिए बाधा बन जाएगी तो जो भी गाद बालू मिट्टी सामने आएगा, चूंकि ढाल बिल्कुल नहीं है, तो नदी उसको निक्षेप करेगा, और निक्षेप करने के बाद वहां से रास्ता बदल लेगा। और ऐसे करते हुए बीच बीच में हर जगह पे निक्षेपण होगा, और जहां से थोड़ा रास्ता मिलेगा वहां से बहता हुआ आगे बढ़ेगा। एक ऐसा गुथा हुआ नदी बन गया जिसको हम कहेंगे ब्रेडेड स्ट्रीम। ये नदी के ऊपरी मार्ग में होना चाहिए, निचले मार्ग में होना चाहिए? निचले मार्ग में हो, ये नदी के उस हिस्से में होगा जहां ढाल अत्यंत मंद हो गई। क्या नदी में गाद बालू मिट्टी की मात्रा कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब एक बार आप लोग अच्छे से नॉर्थ ईस्ट का मैप ओपन करें,
भारत का, और भारत के बाद नॉर्थ ईस्ट का अलग से मैप है वो। नॉर्थ ईस्ट का मैप ओपन हो गया। और एक बार उसी पन्ने को साथ में रखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य का मैप ओपन करें। पीछे होगा, है ना। और दोनों का प्राकृतिक मैप देखना है, फिजिकल मैप नहीं, पॉलिटिकल मैप नहीं, फिजिकल मैप। सबसे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश का मैप देखें, है ना। प्राकृतिक मैप देखें। प्राकृतिक मैप में रंग का मतलब समझ रहे हैं ना। रंग का मतलब है, हरे का मतलब है मैदान, पीले पीले का मतलब है पठार, और भूरे का मतलब है पर्वत। अब मेरा जो पॉइंट है, बिहार और यूपी को देखें, वहां पर हरे रंग का विस्तार देखें, हरे रंग का प्राकृतिक मैप में। और उसके बाद आसाम वाला जो मैप आपने खोला था ना नॉर्थ ईस्ट का, उसका देखें हरे रंग का। कहां पर आपको विस्तार ज्यादा नजर आता है? लंबाई ही नहीं, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। चौड़ाई की जो है मैदान का, वो कहां आपको ज्यादा नजर आता है? वो यूपी बिहार में या आसाम में? तो हम कह सकते हैं कि आसाम का जो प्लेन है, या आसाम में हरा हरा जो प्लेन है, वो एक सकरा प्लेन है। देख करके क्या लग रहा है? उत्तर बिहार या बिहार वाला और यूपी वाला जो मैदान है, वो चौड़ा प्लेन है, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। और जो आसाम का प्लेन है, आसाम में जो प्लेन एरिया है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो घाटी है ना, वो सकरा प्लेन है। दिख रहा है ना? क्लियर हो रहा है? अब देखते हैं, अब नॉर्थ ईस्ट का मैप ओपन रखें। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ध्यान से देखिए। नॉर्थ ईस्ट के उसमें अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में ऊपर चले जाएं, मतलब उसी फिजिकल मैप में ऊपर देख सकते हैं ना अरुणाचल प्रदेश। देखिए वहां से नदी यू टर्न लेकर के एंटर हो रहा है चाइना से भारत में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी नाम है इसका। ऊपर इसका नाम था सांगपो, और उसके बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर की तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। देखा? और आगे जाइए, यहां कहीं से ना ये होगा, ये मिल गया, है ना। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो गंगा नदी की तुलना में इसका जो बेसिन है, इसका जो चौड़ाई है, गाद बालू मिट्टी का जो निक्षेपण है ब्रह्मपुत्र के मैदान का, उसकी चौड़ाई कम है, और गंगा के मैदान का चौड़ाई अपेक्षाकृत ज्यादा है। सहमत है इससे? ठीक है ना। चौड़ाई कम है ना ब्रह्मपुत्र का, और गंगा के मैदान का चौड़ाई ज्यादा है। अब यहां लॉजिक से सोचते हैं थोड़ा सा, कि ब्रह्मपुत्र भी देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। ये भी अपने साथ गाद बालू मिट्टी, ये भी हिमालय से निकलता है, खूब सारा गाद बालू मिट्टी लेकर के आता है। गंगा नदी भी हिमालय से निकलता है, अपने साथ खूब सारा गाद बालू मिट्टी लेकर के आता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में गाद बालू मिट्टी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होगी तो पर्वतों का कटाव ज्यादा होगा, और पर्वतों का कटाव ज्यादा होगा तो नदी में गाद बालू मिट्टी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। ठीक है। गंगा नदी क्या करेगा? उस गाद बालू मिट्टी को दूर तक फैला देगा, ऐसे फैला देगा, यानी कि उसका अपेक्षाकृत विस्तार ज्यादा होगा, है ना। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी क्या इतना फैला पाएगा? नहीं। तो क्या करेगा? ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ऊपर उठाएगा गाद बालू मिट्टी को, और ऐसे ऊपर उठाएगा तो क्या बारिश के मौसम में तो खूब सारा गाद बालू मिट्टी है, वाटर लेवल ज्यादा है, तो क्या वाटर लेवल या क्या गाद बालू मिट्टी खूब ऊपर तक निक्षेपित होगा? और जब बारिश का मौसम नीचे आएगा, यानी कि जब वर्षा कम होने लगेगी, तो क्या पानी का स्तर नीचे आएगा? और पानी का स्तर तो नीचे आ गया, लेकिन गाद बालू मिट्टी ऊपर रहेगा कि नहीं? तो अब ये नदी के सामने बाधा बन गया कि नहीं बन गया? अब बाधा बन गया तो नदी यहां पर क्या करेगा? अपने रास्ते को बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ब्रह्मपुत्र का घाटी का जो लोकेशन है, उस लोकेशन की सकरे होने के कारण जो गाद बालू मिट्टी है, उसका क्षैतिज विस्तार ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो लंबवत विस्तार ही तो ज्यादा होगा। और जब बारिश का पानी ब्रह्मपुत्र का नीचे उतरेगा, तब तक गाद बालू मिट्टी ज्यादा ऊंचाई पे निक्षेपित हो जाएगा कि नहीं? और अब जब नदी सामने बहेगा तो क्या गाद बालू मिट्टी उसके लिए बाधा होगा? और बाधा होगा तो नदी क्या यहां पर विभिन्न डायरेक्शंस में कुछ ऐसा बहेगा? और बहेगा तो यहां पर कुछ निक्षेपण होगा,
हो सकता है कि कोई बहुत सारा निक्षेपण बीच में हो जाए, और निक्षेपण हो जाए तो नदी क्या करेगा, यहां से कुछ ऐसे बहेगा, कुछ पानी इसके बीच से बहेगा, है ना। तो ऐसा क्या नदी के बीच में आइलैंड बन सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड रिवराइन, नदी पे अवस्थित, जिसका नाम है मजौली द्वीप। क्लियर है? कहां बना? ब्रह्मपुत्रा में। क्यों बना? तर्क समझ में आया? गंगा पे भी बन सकता था, लेकिन अगर गंगा भी ब्रह्मपुत्रा की तरह सकरा होता। क्लियर है? लेकिन गंगा पे क्यों नहीं बन पाया? तर्क समझ में आया? और ब्रह्मपुत्रा में क्यों बना? क्योंकि घाटी क्या थी? सकरी थी। तो वही गाद बालू का निक्षेपण क्षैतिज रूप से न होकर के लंबवत हुआ, और जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तो यही जो निक्षेपण है क्या नदी के लिए बाधा बन गया? तो नदी इसके किनारे से बहेगा और बीच में क्या बन जाएगा? टापू बन जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा टापू, बहुत सारे टापू हैं, लेकिन सबसे बड़ा टापू कौन सा हो गया? मजौली आइलैंड, रिवराइन, नदी के बीच में अवस्थित ऐसा टापू। तब समझ में आ रहा है? और मजौली अब आसाम का 35वां जिला है। क्या लगता है कितना पॉपुलेशन निवास करता होगा? 2 लाख पॉपुलेशन रहता है इस पे। क्लियर है? 2 लाख तो बड़ा पॉपुलेशन है, देखा जाए तो पूरा एक शहर है छोटा सा, जो कि मजौली पे निवास कर रहा है। तो मजौली जो है आसाम का, या मजली जो है वो आसाम का 35वां जिला है। 35 रिवराइन आइलैंड है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी पे अवस्थित द्वीप का उदाहरण है। क्यों बना समझ में आ रहा है ना? तो क्या ब्रह्मपुत्रा नदी इस हिस्से पे गुम्फित नदी हो जाएगी? क्योंकि वर्टिकल निक्षेप ज्यादा है ना, तो यहां पर जो सामने बाधा हो गई, तो जब जल स्तर नीचे आएगा तो इस सब से इधर उधर कटते हुए आगे बढ़ेगा, तो नदी कैसा बन जाएगा? गुम्फित नदी। क्या गंगा नदी गुम्फित हो सकती है? नहीं हो सकती है। निचले इलाकों में, बंगाल में, समुद्र के पास पहुंचने जो भी गाद बालू मिट्टी है वो सब निक्षेपित करना पड़ेगा। तो ब्रह्मपुत्रा थोड़ा ऊपर बना लेता है। ब्रह्मपुत्रा का जो ये गुम्फित है, ये अपेक्षाकृत समुद्र के पास नहीं, समुद्र से बहुत पहले बना लेता है। क्यों? क्योंकि गाद बालू मिट्टी ज्यादा है। यही चीज गंगा रिवर के द्वारा अपेक्षाकृत सबसे निचले स्थान में, जब समुद्र में मिलने वाला होता है, उससे जस्ट पहले बना पाता है, और ब्रह्मपुत्रा उससे काफी ऊपर बना लेता है ना। बांग्लादेश, आसाम, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के उत्तर में आसाम है, और वहां से तो समुद्र बहुत दूर है ना। तो आसाम में अगर ये बन पा रहा है, इसका मतलब है कि गाद बालू मिट्टी की मात्रा ज्यादा है। और गंगा नदी भी बना पाता है, लेकिन अपेक्षाकृत सबसे निचले, जब लास्ट में पहुंच जाता है और ढाल अत्यंत मंद हो जाता है, तो जो भी गाद बालू मिट्टी है सबका निक्षेपण कर देता है, और नदी यहां पर ब्रेडेड स्ट्रीम की तरह बहने लगता है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? एक एक ही नदी या सरिता से उत्पन्न होने वाली लघु, उथली और संग्रथित सरिताओं का जाल, गुथे हुए नदियों का एक जाल। नदी के मुहाने के निकट भूमि का ढाल अत्यंत मंद होने पर बड़ी मात्रा में मलबे के जमाव से होता है। कहां पर? नदी के मुहाने, मतलब समुद्र में पहुंचने से पहले। तो गंगा बनाएगा, बनाएगा, लेकिन ब्रह्मपुत्रा उससे काफी पहले ही बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी घाटी सकरी है, तो काफी पहले से ही गुम्फित नदी के रूप में ब्रह्मपुत्रा चेंज हो जाती है। इस वही है, इस डेल्टाई भाग में नदी कई शाखाओं और उपशाखाओं में वितरित होकर विभक्त हो जाती है। जल वितरिकाएं आगे पुनः कई बार मिलती हैं, पृथक होती हैं। इस प्रकार इन छोटी छोटी सरिताओं से एक दूसरे में एक गुथा हुआ आकृति या गुथी हुई एक आकृति बन जाती है, जिसको हम गुम्फित नदी के नाम से जानते हैं। नदी का ढाल ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? और गाद बालू मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए। तो उत्तर भारत की किसी भी नदी का नाम लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा, क्योंकि नदियों का ढाल अत्यंत मंद हो जाता है, और ये नदियां लगातार पर्वतों के कटाव के माध्यम से लार्ज अमाउंट में या बड़ी मात्रा में गाद बालू मिट्टी अपने साथ में लेकर के चलती है। तो चाहे सिंधु नदी पाकिस्तान में बहता है, चाहे सतलज नदी है, चाहे गंगा यमुना का सिस्टम है, या ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये सब नदियां गुम्फित नदी बनाती है, ब्रेडेड स्ट्रीम क्रिएट करती है। दक्षिण भारत की नदियां ऐसा नहीं कर पाती, और कर भी पाती हैं तो सबसे निचले मुहाने में थोड़ा कृष्णा और गोदावरी कर पाता है, बाकी नदियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा अपर्दन ज्यादा नहीं किया जा सकता है, या अपर्दन ज्यादा कर नहीं पाती है। पठारी क्षेत्र है, अपेक्षाकृत ज्यादा चट्टानी है, और चट्टानी है तो इनमें गाद बालू मिट्टी की मात्रा गंगा की तरह या गंगा के नदियों की तरह ज्यादा नहीं है, इसलिए ये इस तरह से बहुत ज्यादा गुम्फित नदी का निर्माण नहीं कर पाती प्रभावी रूप से, जैसा कि ब्रह्मपुत्र गंगा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। गुम्फित नदी और मजौली आइलैंड है ना, किस पे है? ब्रह्मपुत्रा पे है। अब यहां पर जो नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला टॉपिक है, जिसमें यूपीएससी कई बार आपसे सवाल पूछेगा और अलग से सवाल पूछ सकता है, डेल्टा के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेगा। देखिए,
मान लेते हैं कोई एक नदी है, क्या नदी समुद्र के मुहाने में पहुंचेगा तो डेल्टा का निर्माण कर सकता है? क्या सभी नदियां कर सकती है? सभी नदियां नहीं कर सकती, सभी नदियां नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता। ठीक है, अब क्या शब्द कहते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। तो जब सब नदियां डेल्टा नहीं बना पाती हैं तो डेल्टा के बनने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है? पूछेगा ना यूपीएससी, डेल्टा से आप क्या समझते हैं, डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की चर्चा कर, तो बताना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अगर सब जगह बनता तो नहीं पूछता, लेकिन सब जगह नहीं बनता है और कुछ नदियों में बनता है, तो ऐसा उन नदियों में क्या खास है कि उन नदियों के द्वारा डेल्टा का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ऐसे में क्या भौगोलिक, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए? अब पहला कंडीशन, डेल्टा क्या निक्षेपात्मक स्थलाकृति है? तो क्या नदियों के द्वारा लार्ज अमाउंट में गाद बालू मिट्टी लेकर के चलना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन नहीं। लॉजिकली सोचते हैं ना कि डेल्टा फॉर्मेशन के लिए अगर हमको चाहिए तो सबसे ज्यादा पहले निक्षेपण है, तो नदी में खूब सारा गाद बालू मिट्टी होना चाहिए। यानी कि अब ये बताएं कि अगर नदी के पास गाद बालू मिट्टी की मात्रा ज्यादा है ना, तो नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? नदी की लंबाई, अगर गाद बालू मिट्टी नदी ज्यादा लेकर के चल रही है तो नदी की लंबाई कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? जितना लंबी दूरी से बहेगा नदी, उतनी लंबी दूरी से अपर्दन करके लेकर के आएगा। अगर नदी की लंबाई छोटी होगी तो अपर्दन एक छोटे से हिस्से में होगा कि नहीं? तो अगर नदी की लंबाई ज्यादा लंबी हुई तो इसका मतलब है कि लंबे क्षेत्र से नदी लगातार गाद बालू मिट्टी को एकत्रित करके लेकर के आ रहा है, उसका कैचमेंट एरिया बड़ा हो गया ना, लंबी दूरी से लगातार अपर्दन करते हुए लेकर के आ रहा है। तो नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। छोटी छोटी नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि अपर्दन के लिए जो समय चाहिए उनको वो मिला ही नहीं, और नहीं मिला तो अपर्दन ज्यादा कर नहीं पाई, और ज्यादा अपर्दन का मटेरियल है नहीं तो डेल्टा बनेगा कैसे? तो दो कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन, नदी के पास गाद बालू मिट्टी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, नदी की लंबाई अपेक्षाकृत ज्यादा होनी चाहिए। दो कंडीशन। अब ये जो डेल्टा है ये बनता कहां है, समुद्र में या जमीन पे? समुद्र में निक्षेपण, नदी का जब निक्षेपण मुहाने पे होता है, यानी कि जमीन के साथ जो सामने लगा हुआ समुद्र है उसमें निक्षेपण जब होता है तब जाके डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो समुद्र का भी कुछ कंडीशन होना चाहिए कि नहीं? समझ, तो समुद्र उथला होना चाहिए, गहरा होना चाहिए? डेल्टा अगर बड़ा बनाना है तो समुद्र को गहरा बना दे वहां, या कम गहरा कर दे? तो समुद्र क्या होना चाहिए? कम गहरा होना चाहिए, नहीं तो सारा गाद बालू मिट्टी क्या होगा, 2 किलोमीटर नीचे चला जाएगा, है ना, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो डेल्टा बनने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गया, समुद्र उथला होना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन आराम से सोचते हैं, लॉजिकली ही सोचते हैं। 2 कंडीशन जमीन का देखे तो जमीन पे नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, नदी का ढाल मंद होना चाहिए, है ना, नदी की लंबाई ज्यादा होना चाहिए, नदी का ढाल मंद होगा तभी गाद बालू मिट्टी लेकर के चलेगा। मतलब नदी का ढाल मंद होना चाहिए और नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन डेल्टा फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। समुद्र के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर समुद्र उथला होना चाहिए। अब ये बताएं, समुद्र में ऊंची लहरें खूब आनी चाहिए, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, या लहरों की ऊंचाई कम होनी चाहिए, या समुद्र शांत होना चाहिए? शांत होना चाहिए। निक्षेप करना है ना, निक्षेप करना है, तोड़ना नहीं है। समुद्र की लहरें ऊंची होंगी तो क्या होगा, जो भी निक्षेपण हुआ उसको बहा करके ले जाएंगे कि नहीं? तो समुद्र में समुद्र की लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए, तब ना डेल्टा निक्षेपण हो रहा है और पता चला समुद्र उफान पे है और सबको बहा करके ले गया, कहां से बनेगा डेल्टा? तो डेल्टा बनने के लिए समुद्र को कहना पड़ेगा शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, निक्षेपण करता चला जाऊंगा। तो समुद्र को शांत रहना चाहिए, समुद्र में गहराई कम होनी चाहिए। और बाकी 2 कंडीशन है कि नदी के पास गाद बालू मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए, नदी की लंबाई अपेक्षाकृत ज्यादा होनी चाहिए। जहां जहां पर ये 4 भौगोलिक दशाएं मिलेंगी वहां वहां डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहां नहीं मिलेंगी वहां नहीं हो पाएगा। क्लियर है, सिंपल है। तो डेल्टा के निर्माण के लिए क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए, क्लियर हुआ? अब इसको एक बार पढ़िए आप, है ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। ये डेल्टा को शुरू ऊपर से पढ़े,
कि डेल्टा के निर्माण के लिए क्या आवश्यक दशाएं चाहिए। डेल्टा एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पढ़िए पढ़िए 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पूछेगा यूपीएससी। एक अलग सवाल हो सकता है, नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति पे सवाल पूछ सकता है, और एक अलग से सवाल हो सकता है डेल्टा के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें, या डेल्टा के निर्माण के लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए उनको गिनाएं। तो आपको ये 4 कंडीशंस बताने पड़ेंगे, 2 जमीन से रिलेटेड है और 2 समुद्र से रिलेटेड। आसान है, बढ़े आगे। अब जहां जहां पर भी ये कंडीशन होंगे, सपोज करें कि समुद्र के किनारे ये कंडीशन मिल गए, नदी की लंबाई ज्यादा है, नदी के पास गाद बालू मिट्टी है, नदी शांत, महासागर शांत है, और महासागर उथला है, कम गहरा है, ये चारों कंडीशन मिल गए। तो अगला सवाल ये बनता है कि दुनिया में देखने पे क्या डेल्टा सभी एक जैसे होंगे या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगला टॉपिक आता है, आकृति के आधार पर डेल्टा को विभिन्न भागों में या विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। और यहां पर 4 प्रकार के डेल्टा हैं, जिसको मतलब जनरली हम विश्व भर में ऐसे 4 प्रकार के डेल्टा देखते हैं। उसमें से जो सबसे कॉमन डेल्टा है वो डेल्टा है चापाकार डेल्टा। इसके अलावा 2 और है, परित्यक्त, रुंडित और पंजाकार डेल्टा। यहां से शुरू करता हूं चापाकार डेल्टा से। चापाकार का मतलब है ऐसा आर्क जैसा, है ना, पंखे की आकृति जैसा, या पंखाकार डेल्टा आप कह सकते हैं। पहले पंखा हाँकने वाला ऐसे ही हुआ करता था ना, वैसा वाला, है ना। तो वैसा वो 3 ब्लेड वाला पंखा समझ के कहां पंखे जैसा कहां लग रहा है, तो वो पंखा सोचना पड़ेगा, है ना, वैसा वाला पंखा। तो ये ऐसा पंखाकार या चापाकार डेल्टा दुनिया में सबसे कॉमन डेल्टा है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्लियर है? इसको लेकर के विवाद चल रहा है इथोपिया और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ रहे हैं ना आपस में, वैसा ही कुछ समझ लिए कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, इथोपिया और इजिप्ट, है ना। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में चर्चा करेंगे, बस यहां पर इसको समझ लें। तो जो नील नदी का डेल्टा है वो कैसा है? चापाकार डेल्टा है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, जो मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। ये भी किसका उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का। कृष्णा, गोदावरी, ये जो डेल्टा बनाते हैं वो भी किसका उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का। यानी कि दुनिया में सबसे कॉमन डेल्टा कौन सा है? चापाकार डेल्टा। यहां से पानी आया, निक्षेपण हुआ और समुद्र में इसको आगे बढ़ाते चले गए, एक ऐसी आकृति बन गई। ठीक है, उदाहरण लिख देंगे, नील का लिख दीजिए और सुंदरबन का डेल्टा या गंगा यमुना के द्वारा बनाया गया डेल्टा। दूसरा डेल्टा है जिसको हम रुंडित, रुंडित मतलब देखने में क्या लग रहा है? ये डेल्टा पूरा एक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। यहां पर देखें, इस डेल्टा के बीच में पानी भर गया, है ना, ये डेल्टा है, या ये डेल्टा है ये, और इसके बीच में पानी है। फिर यहां पर कुछ डेल्टा है, मतलब यहां पर कुछ गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण है, फिर पानी है, फिर यहां पर डेल्टा है और पानी है। ऐसे करके मतलब ये टूटा फूटा है, कटा फटा है ना। ऐसा डेल्टा भी हो सकता है जिसको कटा फटा डेल्टा या रुंडेड डेल्टा कहेंगे। यहां पर समुद्र की लहरों की ऊंचाई ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी तो क्या होंगी? लहरें बार बार एंटर करेंगी और एंटर करके क्या करेंगी? गाद बालू मिट्टी को अपने साथ लेकर के चली जाएंगी। और ऐसी स्थिति में ऐसा एक कटा फटा डेल्टा का निर्माण हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा? रुंडेड डेल्टा। ये नदी कहां है? रियो ग्रांडे। सब लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप ओपन करें। नॉर्थ अमेरिका का मैप देख लीजिए। नदी उधर तो नहीं होगा नॉर्थ, हाँ आगे। नॉर्थ अमेरिका का मैप, पहले पॉलिटिकल मैप देखें, राजनीतिक मैप। ठीक है,
क्या यूएस का बॉर्डर मैक्सिको से लग रहा है? दक्षिण में मैक्सिको होगा, नॉर्थ अमेरिका के मैप में, पॉलिटिकल मैप में उत्तर में कनाडा एक देश हो गया। इसको कैसे भूल सकते हैं आप, है ना? इसको तो नहीं भूल सकते। हाँ, इसके नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और उसके नीचे मैक्सिको है। मिल गया? अब ध्यान से देखें कि मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पे क्या कोई नदी बह रहा है? रियो ग्रांडे। मिल गया? ठीक है, तो नदी का लोकेशन मालूम चल गया कि क्या रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर बनाती है? दोनों के बीच में क्या सीमा तय कर रही है? कर रही है ना? और ये नदी कहां गिरती है? कैलिफोर्निया में, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, या गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में? मैक्सिको की खाड़ी में ना। क्लियर हो गया? अब ये नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है, तो रियो ग्रांडे के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है, यहां पर अपेक्षाकृत समुद्र की लहरों की ऊंचाई ज्यादा होती है। क्यों होती है, आने वाले समय में आप इसको समझ जाएंगे, है ना? ध्यान से अगर लोकेशन को, मतलब अभी रहने देते हैं, नहीं अभी दिक्कत हो जाएगा, छोड़ देते हैं। बस जो पक्ष है ना, जो प्रक्रिया जुड़ा हुआ है इससे, वो ये है कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, जहां आप देख रहे हैं, यहां पर खूब सारा पानी पूरब से चल करके, अफ्रीका के तट से, मतलब पूरब से, है ना, जो आपने ये देखा है जहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, चलिए कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहां से विषुवत रेखा होकर के क्रॉस कर रहा है, और यहां पर अफ्रीका है। क्लियर है? समुद्र का सारा पानी यहां एकत्रित होता है इधर से चल करके, तो यहां समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। क्लियर है? और वैसे स्थिति में यहां पर पवनों की गति भी तेज हो जाती है, तो जो सरफेस वेव्स हैं, तरंगें बहुत ऊंची उठती हैं, तो ये बेचारा डेल्टा क्या हो जाता है, कटा फटा रह जाता है। क्लियर है? अब ये पानी यहां क्यों एकत्रित होता है, इसकी चर्चा महासागर वाली क्लास में करेंगे। गर्म जल की धाराएं और ठंडे जल की धाराओं का कॉन्सेप्ट है, विस्तार से देखेंगे। कुल मिलाकर के पॉइंट क्या समझ में आया कि दुनिया में एक प्रकार का डेल्टा होता है जिसको हम कहते हैं रूंडेड डेल्टा, या कटा फटा डेल्टा आप कह सकते हैं। तो दो हो गया। तीसरा, यहीं पर नॉर्थ अमेरिका का मैप ही ओपन है, ध्यान से देखें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, क्या बात कर रहे हैं, गंगा थोड़ी ना है, गंगा ही है ना? अब मैं कहूं कि नॉर्थ अमेरिका की गंगा नदी कौन सी है? नॉर्थ, अब जैसे गंगा नदी या भारत की गंगा का मतलब है सबसे लंबी नदी, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका की भी तो कोई सबसे लंबी नदी होगी। तो नॉर्थ अमेरिका में देखें, उसी गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक नदी और आकर के गिर रहा है उत्तर से सीधे, मिसिसिपी रिवर। मिल गया? तो अमेरिका की गंगा समझ में आ गया कौन सी नदी है, मिसिसिपी। ठीक है? अब जैसे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ, वैसे मिसिसिपी के मैदान का भी तो निर्माण हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे लिए अन्नगार कौन सा है, उत्तर भारत का मैदान, वैसे ही अमेरिका के लिए अन्नगार कौन सा होगा, मिसिसिपी का मैदान। है कि नहीं? एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र होगा अमेरिका का, कौन सा होगा, मिसिसिपी। देखिए मिसिसिपी की एक सहायक नदी है मिसौरी, है, और यमुना की एक सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी यमुना है, बहुत सारी अन्य सहायक नदियां, वैसे यमुना है। तो मिसिसिपी की यमुना कौन सी हो गई, मिसौरी। ठीक है? इन दो नदियों के द्वारा नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, और यही अमेरिका का ग्रेन बेल्ट है, अन्नगार है। ठीक है? ये नदी क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रहा है? ठीक। ये बताएं कि अगर नदी गाद बालू मिट्टी को बहुत दूर से बहा करके ला रहा है ना, बहुत दूर से बहा करके ला रहा है, तो क्या समय के साथ साथ गाद बालू मिट्टी आपस में भी टकराते रहते हैं, और टकरा के क्या बारीक होते जाएंगे? बारीक होते जाएंगे। तो मिसिसिपी अगर नॉर्थ अमेरिका की काफी लंबी नदी है, तो क्या ये जो लंबी दूरी तक अपरदन करके आई है, तो जो गाद बालू मिट्टी है, क्या लगातार टकराते 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 क्या बहुत बारीक हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि नदी क्या है, सबसे लंबी।
और सबसे लंबी है, तो जो गाद बालू मिट्टी नदी के साथ अपरदित हुआ वो एक लंबी यात्रा करके वहां पहुंचेगा ना, और उस लंबी यात्रा में क्या होगा, आपस में टकराते रहेंगे ना। सन्नी घर्षण, ध्यान है, सन्नी घर्षण की प्रक्रिया से, सन्नी घर्षण मतलब क्या है, आपस में टकराना। तो इस सन्नी घर्षण की प्रक्रिया से अत्यंत बारीक हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि लंबे समय से लगातार टकरा रहे हैं, और टकरा रहे हैं तो बहुत बारीक हो जाएंगे। तो जब मिसिसिपी नदी मुहाने पे पहुंचेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको पे, तो क्या ये जो बारीक मटेरियल है, क्या समुद्र में ज्यादा दूरी तक इसको भेजा जा सकता है, क्योंकि मटेरियल क्या है, अपेक्षाकृत बारीक है। तो यहां पर इसी को देखें, पंजाकार डेल्टा, अगला जो टॉपिक है। ये जो मिसिसिपी नदी है अत्यंत लंबी दूरी तय करके आती है, और अत्यंत लंबी दूरी तय करके आती है तो इसके पास जो पार्टिकल है वो बहुत महीन है, और बहुत महीन है तो इन पार्टिकल को नदी के द्वारा ज्यादा समुद्र में अंदर तक थ्रो कर दिया जाता है। और चूंकि ये बहुत बारीक है तो जल्दी से नीचे बैठते नहीं है, तो ये सेटल होने में समय लगाते हैं, तो अपेक्षाकृत समुद्र के ज्यादा गहराई तक पहुंच जाते हैं, और गहराई तक पहुंच जाते हैं तो गहराई में पहुंच करके धीरे धीरे करके इनका निक्षेपण होगा। लेकिन चूंकि समुद्र के ज्यादा अंदर तक पहुंच जाते हैं तो क्या समुद्र की लहरों की ऊंचाई अंदर अंदर वाले, यानी कि अपेक्षाकृत समुद्र यहां पर ज्यादा गहरा होगा तो यहां पर लहरें लगातार इसको हिट करेंगी, और हिट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ रोंडी जैसा ही हो जाएगा, लेकिन देखने में कैसा लगेगा, एक पक्षी के पंजे की तरह नजर आएगा। तो इसी को हमने नाम क्या दे दिया, पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी रिवर। आसान है। ये पंजाकार डेल्टा के बनने का मूल कारण क्या है, नदी अपने साथ बहुत ही फाइन पार्टिकल लेकर के चलता है या थोड़े मोटे पार्टिकल लेकर के चलता है, फाइन। बहुत बारीक जो है वो गाद बालू चीका इन सबको लेकर के चलेगा, जो बहुत महीन पार्टिकल्स हैं, और ऐसी स्थिति में समुद्र उसको ज्यादा अंदर तक धकेल सकता है, सॉरी नदियां उसको ज्यादा अंदर तक समुद्र में धकेल सकती है, जिससे इनका निक्षेपण समुद्र में ज्यादा गहराई तक होगा, ज्यादा दूर तक होगा। और चूंकि समुद्र की लहरें समुद्र की तरफ से आ रही हैं तो लगातार इसको ब्रेक करती रहेंगी, तो ऐसे में इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, पंजाकार हो जाएगी। तो पंजाकार डेल्टा का एक उदाहरण मिल गया, कौन सा, मिसिसिपी। रुंडी डेल्टा का एग्जाम्पल हो गया, है ना, चापाकार डेल्टा का एक उदाहरण हो गया। अब जो चौथा है उसका नाम है परित्यक्त डेल्टा। इसके लिए चाइना का मैप ओपन करें। चाइना मतलब एशिया। एक बार दिखाइए। पॉलिटिकल मैप में देखिए, चाइना के राजनीतिक मैप में देखिए, मतलब एशिया के राजनीतिक मैप में देखिए। ये चाइना वाला मैप भी ओपन है तो ठीक है, या एशिया वाला मैप भी ओपन है ना, उससे भी हो जाएगा। एशिया वाला मैप ही देख लें, राजनीतिक मैप, ठीक है, राजनीतिक मैप में देखें। फिजिकल मैप में भी दिया हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा खोजना ज्यादा पड़ेगा। तो पॉलिटिकल मैप में देखें, दो नदियों को खोजें चाइना में, एक है हवांगहो, है ना, और दूसरा उसके नीचे एक नदी खोलें यांगटेज, या यांगसे लिखा होगा, यांगसे या यांगटेज रिवर, मिल गया, दो नदियां। तो ये चाइना की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक का नाम है हवांगहो और दूसरे का नाम है यांगसे या यांगटेज रिवर लिखा होगा, ठीक है, दो नदियां मिल गई। अब ये जो हवांगहो रिवर है ना, जो आपने देखा, ये कौन से सागर में जाके गिर रहा है, पीला सागर। हवांगहो नदी कहां जाकर गिर रहा है, हवांगो को येलो रिवर भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है, येलो रिवर। क्यों कहा जाता है, आगे चर्चा करेंगे। पीली नदी भी कहा जाता है, कहा जाता है, जाके गिरता है पीला सागर में, ठीक है। इस हवांगनो नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, सपोज करिए कि मान लेते हैं कि कहीं पर एक डेल्टा बन रहा है, कहीं पर एक डेल्टा बन रहा है कि नदी, हवांगो नदी है, वो नदी के मुहाने पे आया और आकर के उसने निक्षेपण यहां पर करना शुरू कर दिया, डेल्टा बन गया। अगर किसी भी कारण से नदी का रास्ता शिफ्ट हो जाए तो क्या अब निक्षेपण यहां होगा या यहां होगा, मतलब 1 वाले लोकेशन पे होगा या 2 वाले लोकेशन पे हो, 2 वाले पे। तो अब 1 पे निक्षेपण होना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या इसको परित्यक्त कह सकते हैं, त्याग कर दिया गया है नदी के द्वारा, क्योंकि नदी का कोर्स शिफ्ट हो गया। तो पहले जो बना हुआ डेल्टा होगा, है ना, अब नदी अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया है, लेकिन अब नदी वहां नहीं बहता है, लेकिन पहले बहता था, तो उसका जो निक्षेपण होगा
उसको कुछ नाम देना पड़ेगा कि नहीं, और वैसे डेल्टा को क्या कहेंगे, परित्यक्त। नदी ने अब एबंडन कर दिया है, पहले वहां पर डेल्टा हुआ करता था लेकिन अब वहां पर डेल्टा नहीं है। ऐसे डेल्टा को हम किस नाम से जानेंगे, एबंडन डेल्टा या परित्यक्त डेल्टा। आसान है। कौन सी नदी बना रही है, हवांगो रिवर। कहां बहती है, चाइना में। तो इसी बहाने 3-4 नाम पता चला ना आज, है ना। हमने क्या देखा, रियो ग्रांडे एक रिवर देख लिया, मिसिसिपी देखा, मिसौरी देखा, 2 लोकेशंस देखे, और तीसरा हमने एक और नदी देखा, हवांगो। और हवांगो के साथ एक और नदी नीचे का देख लिया, यांगतेज। ठीक है। तो यहां पर यूपीएससी आपसे क्या करेगा, यूपीएससी आपसे पूछेगा कि डेल्टा के बनने के लिए विभिन्न भौगोलिक दशाओं की चर्चा करें, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के डेल्टाओं की चर्चा करें या उदाहरण सहित चर्चा करें। तो आपको ये 4 प्रकार के डेल्टा और उसके उदाहरण के साथ अपनी बात को बताना पड़ेगा। क्या ये डेल्टा बताते समय चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा या एबंडन डेल्टा, रुंडी डेल्टा, क्या ऐसा बनाते समय छोटा सा डायग्राम बनाया जा सकता है जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि आप अच्छे से इसको समझते भी। तो ऐसा छोटा छोटा जो ये इमेज बना हुआ है, ऐसे एक छोटा छोटा डायग्राम बना दे, एग्जामिनर प्रभावी होगा कि हाँ आप रुंडी डेल्टा समझ भी रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं, है ना। डेल्टा को शिफ्ट होता हुआ दिखा दे कि यहां से नदी शिफ्ट हो गई है, तो मुहाने पे जो पहले एक डेल्टा बना था उसका नाम बन गया परित्यक्त डेल्टा। ऐसा चापाकार बना दे, ऐसा पंजाकार बना दे, और उसका उदाहरण लिख दे, टॉपिक कंप्लीट हो गया। बढ़े आगे। अब जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं लेकिन समुद्र के मुहाने तक पहुंचती हैं, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है ज्वारंधमुख। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या है मसला, कि हमने कहा कि सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियां नहीं बनाती, है ना। अब जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं लेकिन नदियां समुद्र को से मिलती हैं या समुद्र के मुहाने पे वो मिलती हैं, तो समुद्र के मुहाने पे अगर डेल्टा नहीं बनता है तो नदियों के उस मुहाने को क्या नाम दे, क्लियर है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्वारंधमुख। अब इसको भी समझ लेते हैं क्या है ना। ज्वारंधमुख का मतलब क्या है कि नदियां गाद बालू मिट्टी से मुक्त हैं, यानी कि नदी के इस मुहाने पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो डेल्टा के बनने के लिए क्या गाद बालू मिट्टी का होना जरूरी है। तो अगर यहां नहीं बन रहा है तो एक कारण क्या होगा कि नदी के पास गाद बालू मिट्टी की मात्रा कम है, यानी कि या तो अपर्दन कम हो रहा है। अपर्दन कम क्यों हो रहा होगा, चट्टानी इलाकों से बह रहा हो, या नदी की लंबाई कम हो, और दूसरा समुद्र में लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो, या समुद्र की गहराई अपेक्षाकृत ज्यादा हो। ये दोनों ही स्थितियां क्या करेंगी, उस क्षेत्र में डेल्टा के फॉर्मेशन में बाधा क्रिएट करेंगे। तो कारण या तो जमीन से जुड़ा हुआ हो या समुद्र से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कारण क्या होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में नदियों का मुहाना गाद बालू मिट्टी से मुक्त है। ऐसे नदियों के मुहाने को हमने क्या कहा, ज्वार, यानी कि समुद्र की लहरें ऊंची हैं। और ज्वारंधमुख है का मतलब है कि नदी का गाद बालू मिट्टी से या नदी का मुहाना गाद बालू मिट्टी से मुक्त है। तो ज्वारंधमुख डेल्टा नहीं बताती बल्कि अपर्दन करके धीरे धीरे चौड़े और गहरे मुहाने का निर्माण करती है। अब इसको थोड़ा सा देखने के लिए भारत का मैप ओपन करें। भारत के मैप में भी गुजरात और महाराष्ट्र वाला मैप ओपन करें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र का मैप ओपन करिए, बातें क्लियर हो जाएंगी। हो गया ओपन। हो गया। ओ, गुजरात और महाराष्ट्र वाला मैप ओपन करिए। मतलब गुजरात वाला मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, महाराष्ट्र वाले से काम नहीं चलेगा, गुजरात वाला। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, गुजरात वाला मैप महाराष्ट्र वाले से नहीं, गुजरात का मैप होना जरूरी है। महाराष्ट्र ना भी हो तो चलेगा, है ना, लेकिन गुजरात का जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से आप देखते हैं, ध्यान से आप देखें गुजरात का वो मैप, तो दो जगह आपको नजर आएंगे। एक देखें तो खंभात की खाड़ी और एक कच्छ की खाड़ी समुद्र में नजर आ रहा है।
खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, सहमत है? दोनों नजर। अब बताइएगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है, कच्छ की खाड़ी का जो चौड़ाई है, कच्छ की खाड़ी की चौड़ाई खंभात की खाड़ी की तुलना में ज्यादा है। कच्छ की खाड़ी की चौड़ाई अच्छे से देखें, वो गुजरात के मैप में ही दिखेगा आपको, है ना, ऐसे नहीं दिखेगा। गुजरात के मैप में देखिए, खोल लीजिए गुजरात का मैप। कहां चले गए? गुजरात के मैप में क्या प्रॉब्लम है? ये तो रहा। कच्छ की खाड़ी की चौड़ाई खंभात की खाड़ी की तुलना में ज्यादा है। गलत है ना? ठीक है, यानी कि खंभात की खाड़ी की चौड़ाई कच्छ की खाड़ी की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आपने करेक्ट किया है मुझे, है ना, है ना। अगर मैं सीधे कहता तो आपको कम समय तक याद रहता, क्योंकि मैंने एक बात कही और आपने और उसको ध्यान से देख करके कहा कि नहीं गलत है, तो उसका मतलब है कि गलती करने से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो अब आपको याद रहेगा कि कच्छ की खाड़ी की चौड़ाई कम है और खंभात की खाड़ी की चौड़ाई अपेक्षाकृत ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको लॉजिक से सोचते हैं। अभी देखिए, मैंने ज्वार भाटा आपके साथ चर्चा नहीं किया है क्योंकि यहां पर ज्वारंध मुख लिखा हुआ है, तो ज्वार वाला मसला आ गया है। तो ऐसे में ज्वार के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन ज्वार थोड़ा समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा ये। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि मसला क्या है। यहां पर हमने गुजरात का तट देखा और गुजरात के तट में हमको जो चीज नजर आया वो ये कि गुजरात का जो ये तट है, ये वाला, सॉरी, मान लेते हैं ये भारत बना लेते हैं और ये तट बना लेते हैं कुछ ऐसा। तो यहां पर मुहाना चौड़ा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां पर चौड़ाई ज्यादा है, यहां पर चौड़ाई कम है। लेकिन मसला क्या है कि दोनों है तो सकरे ही, एक थोड़ा ज्यादा सकरा है, एक थोड़ा कम सकरा है। अब होता क्या है, जब ज्वार, ये जो शब्द है ज्वार का मतलब है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। जब चांद पूर्णिमा के समय इस जमीन के सामने होगा तो इस पानी को कहेगा कि मेरी तरफ आओ, तो समुद्र की लहरें क्या होंगी? ऊंची हो जाएंगी। और 28 दिनों में एक बार पूर्णिमा की स्थिति तो बनती ही है। अमावस्या के समय भी लहरें ऊंची होती हैं, लेकिन अभी अमावस्या छोड़ देते हैं। पूर्णिमा का, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद, और गुजरात में पूरा चांद नजर आ रहा है, सपोज करें यहां पर पूरा चांद नजर आ रहा है पूरा चांद नजर आ रहा है, तो ये चांद क्या करेगा? समुद्र को अपनी तरफ खींचेगा, तो लहरों की ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहां सोचें कि ये क्या यहां पर समुद्र खुला हुआ है? अब ये पूरा समुद्र जो खुला हुआ है, जब इस सकरे से रास्ते के पास जब लहरें ऊंची होंगी, तो क्या इस सकरे से रास्ते के पास जब पहुंचेंगी तो क्या लहरों की ऊंचाई ज्यादा होगी या कम होगी? जब इस सकरे से रास्ते में एंटर करेंगे ज्यादा होंगी, होंगी ना। तो इसका मतलब है कि यहां का जो इतना पानी है, जब लहरें इसको अपनी तरफ खींचेंगी यानी जमीन की तरफ आएंगी, तो इतना सारा पानी जब इस पतले से रास्ते से एंटर करने की कोशिश करेगा तो लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा तो यहां पर नर्मदा और यहां पर ताप्ती नदियां बह रही हैं। तो क्या जब लेवल बढ़ेगा तो क्या सारे गाद बालू मिट्टी को यहां से हटा दिया जाएगा? तो क्या यहां पर डेल्टा बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, ज्वारंध मुख बनेगा। क्यों? जो डेल्टा नहीं बनने के दो कारण होंगे, एक जमीन से रिलेटेड कारण और एक समुद्र से रिलेटेड कारण। यहां पर समुद्र का कारण समझ में आया, तो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ज्वारंध मुख, ज्वार से ओपन हो जाएगा, ज्वार के कारण मुख खुला होगा, है ना। अब एक बार भारत का मैप ओपन करें पूरा, है ना, पूरा भारत का मैप। भारत का मैप पीछे होगा, आगे थोड़ी ना होगा, पूरा भारत का मैप है ना। जहां पर गंगा नदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, क्या वहां पर नदी का मुहाना सकरा है क्या? जैसे अभी हमने कच्छ की खंभात की खाड़ी देखा था ना, क्या वैसा सकरा है या चौड़ा है? तो यहां समुद्र की लहर ज्यादा ऊंची हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो बड़ा डेल्टा बन सकता है। तर्क समझ में आया? यानी समुद्र शांत क्यों है उसका तर्क समझ में आ रहा है कि यहां पर समुद्र का मुहाना चौड़ा है तो वाटर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। कच्छ की खाड़ी में समुद्र का मुहाना सकरा था, तो हर महीने क्या होगा? कम से कम एक बार वाटर लेवल बहुत ऊपर जाएगा और जो भी गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण है सब बहा करके ले जाएगा। ऐसी स्थिति
गंगा के या ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ नीचे चलते चले जाएं तो नीचे चले जाएंगे तो बंगाल के नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा में एक नदी बह रहा है महानदी, वहां पर भी ऐसी समस्या नहीं है जैसा कि कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में था, है ना। कौन से महानदी का डेल्टा है ना, महानदी नदी मिल गया। थोड़ा और नीचे चले जाएं तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, वहां पर कौन सी नदी है, गोदावरी और कृष्णा, दोनों के द्वारा डेल्टा बनाया जा रहा है। यहां पर भी कोई समस्या नहीं है वैसा, तो क्या होगा, डेल्टा फॉर्मेशन हो गया। लेकिन पूरब में पश्चिम में डेल्टा फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, कच्छ की खाड़ी में और खंभात की खाड़ी में, तर्क समझ में आ गया। सकरा है मुहाना, वाटर लेवल हर महीने बहुत ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो लहरें बहुत ऊपर उठेंगी, सब गाद बालू मिट्टी को हटा दिया जाएगा। अब भारत के उस मैप में, भारत के मैप से काम नहीं चलेगा, लेकिन भारत के मैप से काम चल जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, नर्मदा नदी का समुद्र वाला कारण देख लिया ना, कि समुद्र के में लहरों की ऊंचाई ज्यादा होगी। बाकी विस्तार से ज्वार भाटा वाली क्लास में और चर्चा आपके साथ करेंगे, ज्वार भाटा के बनने के अन्य कारण क्या है, लेकिन एक मतलब ज्वार भाटा की ऊंचाई क्यों ज्यादा होगी। तो एक कारण में समझ में आ गया, समुद्र सकरा होना चाहिए कि फैला हुआ आना चाहिए उसका मुहाना। ज्वार की ऊंचाई को ज्यादा करना है तो समुद्र का जो मुहाना होगा, या आप कह सकते हैं कि क्या सकरा रास्ता होना चाहिए। तो ज्वार से क्या ज्वार भाटा बनता है, टाइडल एनर्जी जिसको कहा जाता है। तो भारत में टाइडल एनर्जी की संभावनाएं क्या कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में होनी चाहिए। तर्क समझ में आ रहा है। ऐसा कोई भी मुहाना दिख जाए भारत में तो वहां पर क्या होगा, ज्वार की या ज्वार से ऊर्जा बनाया जा सकता है, ऐसा कोई और मुहाना भारत में है नहीं। और नहीं है तो भारत में टाइडल एनर्जी कहां बन सकता है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। क्लियर हो गया। बाकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे आपके साथ। अब यहां पर जो हमको समझना है वो ये कि नर्मदा नदी जहां से बह रहा है, क्या उसके उत्तर और उसके दक्षिण में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएं दुनिया के सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। हार्ड है, कठोर है, जिनका अपरदन जल्दी से नहीं होता है। तो क्या नर्मदा नदी अपने साथ गाद बालू मिट्टी ज्यादा ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। तो एक, नर्मदा नदी के पास गाद बालू मिट्टी की मात्रा कम है, और जो है उसको समुद्र छोड़ नहीं रहा है ना। ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाती है तो उस गाद बालू मिट्टी को हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नदी अपने मुहाने में किसी प्रकार का निक्षेपण नहीं कर पाती है। ऐसे नदी के मुहाने को हमने क्या नाम दे दिया, ज्वारंधमुख। उदाहरण के लिए नर्मदा नदी, उदाहरण के लिए ताप्ती नदियां। अब ये बताएं, आराम से देखें, इसी मैप को थोड़ा और आगे चले जाएं और साउथ इंडिया का मैप ओपन कर लें। ठीक है, ध्यान से देखें अब इस मैप को, साउथ इंडिया का मैप। ठीक है, अब इस साउथ इंडिया के मैप में ध्यान से जो देखना है वो ये कि क्या भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिमी घाट से जैसे जैसे गोवा का लोकेशन देखें एक बार, गोवा का, ठीक है, वहां पर देखें दो नदियां होंगी, मांडवी और जुआरी, मिल जाएगा संभवतः। गोवा, गोवा कहां है पहले तो वो देख लीजिए, ये है गोवा, ठीक है। और यहां देखिए कोई नदी मिला, मांडवी मिला, चलिए जुआरी नहीं मिला, मांडवी मिल गया, ठीक है, मिल गया मांडवी सबको। मांडवी नदी की लंबाई ज्यादा है या कम लग रही है, गंगा यमुना की तुलना में, गोदावरी की तुलना में, महानदी की तुलना में बहुत कम है। तो क्या लगता है मांडवी को डेल्टा बनाना चाहिए, पूछ रहे हैं आपसे। हमको तो जो डेल्टा बनाने के लिए जो 4 भौगोलिक दशाएं थी वो समझा चुके हैं हम। अब आप बताइए बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हमने तो अपना जो हमारा काम था हम कर दिए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं दिखा दिखा करके। आप बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। बनने के लिए नदी की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, क्या नदी की लंबाई ज्यादा है तो डेल्टा बनेगा। अब पश्चिमी घाट जो आपने देखा, क्या ध्यान से उसको देखें, क्या वहां से पश्चिम की तरफ बहुत सारी नदियां निकल रही हैं निकल रही हैं। उन सब नदियों की लंबाई ज्यादा है या कम है, पश्चिम की तरफ जो नदियां बह रही हैं पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ, उनकी लंबाई कम है। तो सभी डेल्टा बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा, बना ही नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए क्या था, नदियों की लंबाई लंबी होनी चाहिए।
ताकि लंबे हिस्सों से गाद बालू मिट्टी का अपर्दन करे, और अपर्दन करने के बाद फिर निक्षेपण होगा। तो यूपीएससी क्या करेगा आपसे, कहेगा डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट से, अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां या पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब एक काम करिए, पश्चिमी घाट से पूरब की तरफ निकलने वाली नदियों को देखिए। पश्चिमी घाट से पूरब की तरफ निकलने वाली नदियों में कर्नाटका से देखिए कावेरी नदी, कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलता है ना। अब कावेरी की लंबाई ज्यादा है या कम है, ये भी पश्चिमी घाट से ही निकल रहा है। ट्रिम्बक प्लेटू, ट्रिम्बक नाम का एक पठार है, आगे चर्चा करेंगे। गोदावरी का पठार, गोदावरी भी नदी वहीं उसके आसपास से निकलता है, ट्रिम्बक प्लेटू पश्चिमी घाट से। तो गोदावरी डेल्टा नहीं बनाता है। और मैंने स्टेटमेंट क्या कहा था कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आपने कहा था कि सही है, आपने गलत बोला था, लेकिन अधिकतर आंसर तो सबको क्या सुनाई दिया था कि स्टेटमेंट सही है, यही सुनाई दिया था ना। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पश्चिम की ओर जो बह रही हैं उनकी लंबाई कम है। पश्चिमी घाट से पूरब की तरफ बहने वाली नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत ज्यादा है। और ज्यादा है तो पूरब की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाएंगी पश्चिमी घाट से, लेकिन पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए 4 कंडीशन चाहिए थे। नदियों की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए थी, नदियों में गाद बालू मिट्टी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए थी, और बाकी 2 कंडीशन समुद्र से रिलेटेड था। तो यहां पर जब नदियों की लंबाई ही ज्यादा नहीं है तो गाद बालू मिट्टी ज्यादा कैसे होगा, और ज्यादा नहीं होगा तो डेल्टा का निर्माण कैसे संभव होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर ज्वारनमुख का पॉइंट क्लियर हुआ है ना। तो ज्वारनमुख जो नदियां होंगी, ज्वारनमुख वो मूलतः भारत के पूर्वी तट पे होनी चाहिए या पश्चिमी तट पे होनी चाहिए, पश्चिमी तट पे हो, क्योंकि अधिकतर नदियां क्या है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां छोटी है। एक नदी और कहें, एक मतलब खोजेंगे, साउथ इंडिया वाला मैप ओपन है, पेम्बा रिवर, पेम्बा पेम्बा मिल गया, खोज लिए। पेम्बा कहां मिला, केरला में मिला। उसी के आसपास पेरियार नाम का भी कोई नदी है क्या, मिल गया। पेरियार पूरब की तरफ बह रहा है, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ बह रहा है। तो पेम्बा नदी हो गया, पेरियार नदी हो गया, है ना। और गोवा में कौन सा नदी देखा था, मांडवी, और 2 नदियां और देखा, नर्मदा और ताप्ती। क्या डेल्टा का निर्माण करेंगी, करेंगी। तो यूपीएससी क्या करेगा, देखिए अब सवाल कैसा देगा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करेंगी, और उसमें से कुछ नदियां पश्चिम की तरफ की नदियां होंगी, जैसे पेम्बा लिखा होगा, पेरियार लिखा होगा, मांडवी लिखा होगा, जुआरी लिखा होगा, नर्मदा लिखा होगा, ताप्ती लिखा होगा। क्लियर है। और उसके बाद पूछेगा, और उसमें और हो सकता है उसमें से 1-2 नदियों का नाम लिख दे, कावेरी है ना, एक और नदी का है पनेरू, और मुझे बताएं कि पनेरू डेल्टा बनाएगा या नहीं बनाएगा। चलिए थोड़ा हिंट देते हैं, कावेरी के दक्षिण में देखिए, कावेरी नदी है ना, जहां कावेरी नदी डेल्टा बनाता है ना, उसके दक्षिण में देखिए, कावेरी नदी का डेल्टा देख लिए। अब उसके दक्षिण में देखते चले जाइए, मिल जाएगा कोई नदी आपको। कावेरी का डेल्टा तो समुद्र के किनारे होगा ना, तो पहले डेल्टा पे चले जाइए, कावेरी के मुहाने पे, आसान हो जाएगा ना खोजना। फिर पनेरू, कावेरी के दक्षिण में, कावेरी नदी जहां डेल्टा बना रहा है ना समुद्र के किनारे, तमिलनाडु में ही बनाएगा ना कावेरी, तो जहां कावेरी नदी का मुहाना होगा उसके दक्षिण में देखिए कोई नदी मिलेगा, पनेरू, मिल गया। अब बताइए ये डेल्टा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। पनेरू की लंबाई ज्यादा है या कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो सिंपली सोचिए ना, इसका जो मुहाना है वो खुला हुआ है या बंद है, खुला हुआ है,
तो इसका मतलब है कि नदी की लंबाई भी ज्यादा है, समुद्र का मुहाना भी खुला है, तो क्यों नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो यहां पर ऐसे करके 3-4 नदियों का कॉम्बिनेशन देगा, और कॉम्बिनेशन देकर के हो सकता है आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बनाएंगी, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो ऐसे में थोड़ा नदियों के नाम मालूम होने चाहिए, और बाकी भारत वाली क्लास में और बहुत सारी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नदियों की चर्चा करेंगे, आपको नदियों के नाम बताएंगे, पूरब की नदियां कौन सी, पश्चिम की नदियां कौन सी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बना सकती, कौन सी नहीं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करें। अब मेरा अगला सवाल है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सभी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। पश्चिम की तरफ, भारत के पश्चिमी तट की तरफ बहने वाली सारी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगा? तो अब ऐसी स्थिति में एक नदी का नाम देखें, जिस नदी का नाम है माही रिवर, गुजरात के ही तट पे है, गुजरात के तट पे। भारत का मैप ओपन करें, वहां दिखाई देगा। और साबरमती नदी है ना। क्या डेल्टा नहीं बनाएगा? देख लीजिए, माही, साबरमती, तो रुंडी डेल्टा नहीं बन सकता। डेल्टा 4 प्रकार का है ना। मिल गया 2 नदी। माही गुजरात में देखना है, माही और साबरमती उसी खंबात की खाड़ी में ही गिर रहा है, और खंबात की खाड़ी में गिर रहा है तो नर्मदा और ताप्ती नहीं बना रहा है, लेकिन 2 नदियां और वहां पर गिर रही हैं, माही नदी और दूसरा है साबरमती। ये दोनों डेल्टा बनाते हैं, लेकिन डेल्टा छोटा होता है। लेकिन चूंकि इन दोनों नदियों की लंबाई ज्यादा है, और ये किसी आ, अच्छा नहीं है, एक काम करिए, जितना लंबाई आप देख रहे हैं ना, ठीक ठीक, एक काम करिए, ऊपर स्केल लिखा हुआ होगा, यहां पर स्केल, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, फिर देखें। ठीक है ना, फिर समझ में आ जाएगा। और देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो पर्वतों के बीच से बहती हैं, माही और साबरमती ऐसे पर्वतों के बीच से नहीं बहती, तो ये अपेक्षाकृत ज्यादा गाद बालू मिट्टी का अपरदन करने में सक्षम है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नहीं कर पाती क्योंकि चट्टानी इलाकों से बहती है, तो वो चट्टान भी दुनिया के सबसे प्राचीनतम और कठोर चट्टानों में से एक है, जिनका अपरदन का दर बहुत स्लो है। आगे भारत की क्लास होगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन माही नदी और साबरमती नदियां जो हैं, वो दोनों नदियां अपेक्षाकृत वैसे पर्वतीय भागों से नहीं बहती हैं, तो ऐसे में इनका अपरदन करने का क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा है, और ज्यादा है तो ये जो निक्षेपण करेंगे, इससे डेफिनेटली समुद्र का कंडीशन इनके फेवर में नहीं है, लेकिन ये जो गाद बालू मिट्टी लेकर के आ रही हैं, इससे निक्षेपण होगा, और होगा तो डेल्टा विशाल नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। और डेल्टा क्या होगा? कटा फटा होगा, रुंडित प्रकार का होगा, क्योंकि अगर समुद्र की लहरों की ऊंचाई ज्यादा होगी तो डेल्टा कैसा होगा? कटा फटा होगा। तो अगर यूपीएससी कहता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सारी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो स्टेटमेंट गलत होगा। वही नदियां नहीं करेंगे जिनकी लंबाई कम होगी, या जिनकी लंबाई कम या जिनकी लंबाई ज्यादा हो गई, लेकिन ऐसे इलाकों से बह रही जिनमें चट्टानों का अपरदन संभव नहीं, और दूसरा जहां पर समुद्र की लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो गई। तो नर्मदा और ताप्ती इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती क्योंकि समुद्र तो फेवरेबल है नहीं, और दूसरा स्वयं भी अपरदन ज्यादा नहीं कर पाती, और ऐसी स्थिति में नहीं बन पाती। जो दक्षिण की नदियां हैं, यानी कि पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बह रही हैं, उन नदियों की लंबाई ही बहुत न्यून है, और नदियों की लंबाई न्यून है तो समुद्र वहां पर खुला हुआ है, समुद्र में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेजर इशू क्या है कि नदियों की लंबाई कम होने के कारण गाद बालू मिट्टी ज्यादा लेकर के नहीं चल पाती या अपरदन नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। माही और साबरमती ये 2 नदियां अपने साथ गाद बालू मिट्टी लेकर के आती हैं, बरसाती नदियां हैं, और ऐसी स्थिति में डेल्टा बनता है, लेकिन समुद्र की लहरों के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो वैसे में किस प्रकार का डेल्टा बनेगा? रुंडित प्रकार का डेल्टा। तो यूपीएससी कहेगा कि पश्चिम की तरफ बनने वाली सारी नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, तो स्टेटमेंट गलत होगा। लेकिन नर्मदा ताप्ती कहें और पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये स्टेटमेंट ठीक होगा।
क्यों? क्योंकि नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, और बाकी कुछ नदियों का कॉम्बिनेशन बना के आपके सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए कौन डेल्टा बनाता है, कौन नहीं बनाता है। तो ऐसे में कम से कम पश्चिमी घाट से निकलने वाली कम से कम 7-8 नदियों के नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है, एक और देखें नदी, एक नदी और देखते हैं साउथ वाले मैप में, दक्षिण भारत। नॉर्थ नॉर्थ तो आप लोग याद कर लेंगे, साउथ की तरफ इंटरेस्ट कम होता है ना? और सिलेक्शन होने के बाद पता चला तमिलनाडु कैडर मिल गया है ना? तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि सजा मिल गई है, नहीं? ऐसा ही सोचते हैं ना? इसी को क्षेत्रवाद कहते हैं, है ना? कर्नाटका में देखें एक नदी है, कर्नाटका में एक नदी देखें, दक्षिण कर्नाटका में ही देखिए पहले, शरावती रिवर, शरावती रिवर। हाँ वही कर्नाटक, एक रिवर मिल गया। नॉर्थ कर्नाटका में मिला है, साउथ कर्नाटका में? उत्तर वाले तट तट के हिसाब से देखें, उत्तरी तट पे मिला है कर्नाटका के कि दक्षिणी तट पे मिला है कर्नाटका के? है ना? ये नदी कहां बह रहा है? अरब सागर में गिरता है या बंगाल की खाड़ी की तरफ बहता है? अरब सागर में गिरता है। ठीक है ना? खोज लिए शरावती रिवर, नहीं मिल रहा है? देखो मिल जाएगा। शरावती नहीं लिखा है, सुवर्णवती लिखा है। दक्षिण महाराष्ट्र में, दक्षिण कर्नाटका में सुवर्णवती लिखा हुआ है। कर्नाटका के दक्षिण वाले हिस्से में तट पे या उत्तर वाले हिस्से में? उतने दूर तो है ही नहीं जितना दूर आप खोज रहे हैं। ये लीजिए, ये है वो नहीं, मिल गया? खोजिएगा, होमवर्क है। एक काम करिए, पॉलिटिकल मैप में देखिए, साउथ इंडिया के मिल जाएगा राजनीतिक मैप पे। और पश्चिमी तट पे देखिए, अंदर मत देखिए, भारत के मैप में तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो साउथ इंडिया के मैप में ही मिलेगा। और राजनीतिक मैप नहीं है, नहीं है तो बगल वाले, अच्छा उनका भी वही हाल है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होमवर्क है, घर जाकर के देखिएगा शरावती रिवर। जिनको मिल गया है अगल बगल में बता दीजिएगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, पॉइंट ये था कि देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पे है जिसका नाम है शरावती रिवर। कहां पर है? दक्षिणी कर्नाटका में। कहां बहता है? कहां बहता है? अरब सागर में। डेल्टा बनाता है जॉग फॉल्स, जॉग फॉल्स, है ना? क्या डेल्टा बनाता है? नहीं बनाता है। क्लियर है? तो शरावती चूंकि इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह पे लिखा रहता है, तो शरावती रिवर लिख देगा, है ना? या गोवा का कोई मांडवी जुआरी लिख देगा, या पेम्बा लिख देगा, पेरियार लिख देगा, नर्मदा ताप्ती है, ऐसी कुछ नदियों के नाम लिख देगा और कहेगा कि इनमें से कौन डेल्टा बनाती है, कौन सा डेल्टा नहीं बनाती। हाँ मतलब बहुत सारे नाम चेंज हुए, अभी इसको ध्यान रखिए, जॉग फॉल्स ही। कौन सा नाम? जॉग फॉल्स। हाँ बहुत सारे नाम चेंज हुए, करेंगे एक साथ, अभी इसका नाम जॉग फॉल्स ही रहने दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि पुरानी किताबों में जॉग फॉल लिखा होगा, मतलब महात्मा गांधी बोल देंगे और फिर वहां जॉग फॉल लिखा होगा तो कंफ्यूजन होगा। तो अभी बस एक साथ जब नदी वाली क्लास करेंगे तो जलप्रपात देखेंगे तो वहां पर एक साथ। बहुत सारे आइलैंड्स के नाम बदल गए हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे आइलैंड्स के नाम बदल गए। जैसे उड़ीसा में व्हीलर्स आइलैंड है ना, उसका नाम हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सब एक साथ नाम को चेंज करके देखेंगे। अभी किताबों में आप खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा जॉग फॉल्स ही। तो क्या खोजना है? जॉग फॉल। कहां पर अवस्थित है? शरावती रिवर पे। ठीक है, भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या यह नदी डेल्टा बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? नदी की लंबाई कम है और पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर की तरफ लंबाई अपेक्षाकृत कम है। तो ये आपका कुल टॉपिक था, या आप कह सकते हैं
कि नदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में क्या क्या है, तो हमने डेल्टा के फॉर्मेशन तक देखा। लेकिन सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो कुछ नदियां डेल्टा बनाने की जगह क्या ज्वारंधमुख होते हैं, मतलब उनका मुहाना गाद बालू मिट्टी से मुक्त होता है। तो ऐसे नदियों के मुहाने को हम ज्वारंधमुख के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम से निकलने वाली, पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां मुख्यतः ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं, मुख्यतः ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं, मुख्यतः सभी नदियां करती हैं, ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका और रह गया है इस नदी में, वो है सरिता नवनमेष। इस पे अलग से सवाल आ सकता है कि सरिता नवनमेष से आप क्या समझते हैं, रिवर रिजुविनेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। कल की क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक आपका है, चूंकि पानी की चर्चा शुरू हुई है तो पहले पानी पानी कर लेंगे, है ना। तो पानी का मतलब है, दूसरा है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर भी एक पानी का प्रकार है। तो अगला टॉपिक कल की क्लास का होगा ग्लेशियर के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। आंसर लिख लेते हैं। सौरभ, ये इस क्लास में सवाल क्या था मालूम है इस टॉपिक पे? अच्छा, एक बार देखते हैं, लिख दिया है, एक बार देख लेने दीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, कल से आंसर लिखते हैं, ठीक है। आज जो बात रखी गई है उसकी चर्चा कल से करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।